1000 small water drops of equal radii combine to form a big drop. The ratio of final surface energy to total initial surface energy is। तो बात यह है कि शुरू के अंदर छोटे 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 बहुत सारे स्मॉल ड्रॉप्स थे। मान लीजिए हर एक का रेडियस स्मॉल आर है और ऐसे कितने हैं, ऐसे टोटल 1000 हैं जिसको हम स्मॉल एन कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म किए। मान लीजिए कि ये बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, अगर हम चाहें कि हम इनिशियल सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, इनिशियल एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एरिया, यानी सरफेस एरिया। यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, इसलिए नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, सरफेस टेंशन और हर एक का एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा। हमने कंसीडर किया उनका रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएंगी इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब बताइए, हमको पता करना है फाइनल सरफेस एनर्जी। फाइनल तो वो एक ड्रॉप बन गया बड़ा, हमको चाहिए उसका रेडियस। ये जब छोटे छोटे ड्रॉप बड़े ड्रॉप के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इनिशियली कितना वॉल्यूम था, एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे कितने थे, ऐसे 1000 थे, n थे। ये एक दूसरे को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा। 4/3 पाई कैंसिल होगा, n की जगह पर आ जाएगा 1000 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लें तो 1000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, और स्मॉल आर क्यूब का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर। यानी लिखा जा सकता है बड़े ड्रॉप का रेडियस होना चाहिए 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। बड़े ड्रॉप का रेडियस 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर होना चाहिए। इतना समझे। अब बताइए फाइनल सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। फाइनल सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एरिया, जिसे लिखा जा सकता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में 4 पाई एज इट इज होगा, और कैपिटल आर की जगह पर लिखा जा सकता है 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए, यानी सरफेस टेंशन एज इट इज 4 पाई एज इट इज, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और साथ में आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। यह है फाइनल सरफेस एनर्जी। हमको निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड रेशो ऑफ, किसका रेशो निकालना है, रेशो निकालना है फाइनल सरफेस एनर्जी का, किसके साथ, इनिशियल सरफेस एनर्जी के साथ। फाइनल सरफेस एनर्जी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी है, T इंटू 4 पाई इंटू 100 स्मॉल आर स्क्वायर बराबर डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी का वैल्यू देखो कितना है 1000 इंटू कैपिटल टी इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सही है, ये भी इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये टी इस टी को खत्म करेगा, 4 पाई को खत्म करेगा, स्मॉल आर स्क्वायर को खत्म करेगा। न्यूमरेटर में क्या बचा 100, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1000। अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो हमारी वैल्यूज बचेंगी 1 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा फाइनल सरफेस एनर्जी बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी 1/10। सो चेक कीजिए, रेशो आना चाहिए 1:10। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फॉर विच लॉजिक गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, किसके लिए ये स्टेटमेंट सही होगा। द आउटपुट इज हाई, तो हमको आउटपुट चाहिए 1, आउटपुट को हम y के तौर पर लिखते हैं तो y हमको चाहिए 1। इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, अगर a और b जो आमतौर पे हमारे इनपुट होते हैं, अगर a और b दोनों 1 हो तभी आउटपुट 1 होगा। ऐसे किस गेट के अंदर होता है। मान लीजिए कि अगर ये और गेट होता तो और गेट का ऑपरेशन क्या होता, a प्लस बी, और a प्लस बी और गेट के अंदर कोई एक इनपुट अगर हाई हो तो आउटपुट हाई होता है, दोनों का हाई होना जरूरी नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में ये होता है, हम पहले एंड गेट की बात करेंगे बाद में उसका इन्वर्स कर देंगे। एंड गेट में ये होता है कि अगर दोनों इनपुट हाई हो तभी आउटपुट हाई होता है, और नैंड में 0 हो जाता है। हमको आउटपुट हाई चाहिए, मतलब यहाँ दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा, हमको 0 नहीं 1 चाहिए। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। एंड गेट बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अगर दोनों इनपुट अगर 1 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, वरना 1 नहीं होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नॉर गेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले और गेट की बात करते हैं। और गेट में क्या होगा, अगर दोनों इनपुट हाई हो, अगर दोनों हाई हो तो आउटपुट हाई होगा, और नॉर होने के बाद ये 0 हो जाएगा। हमको आउटपुट हाई चाहिए, इस वजह से ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है। An electron revolving in a circular orbit of radius small r with velocity v and having frequency nu has orbital momentum capital M. If the frequency of revolution is doubled, हमने बस एक चीज की है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया, तो आपको नया मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करना है। मैग्नेटिक मोमेंट पुराने वाला फॉर्मूला क्या होगा, I टाइम्स ऑफ A। I यहाँ करंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और A यहाँ एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
लेकिन हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम करंट को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखें। करंट का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टाइम्स ऑफ ए। लेकिन अगर हम मान लें कि एक पूरा रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन के थ्रू कवर हुआ, इसी वजह से तो करंट बना होगा, इसलिए क्यू की जगह आ जाएगा ई और टाइम की जगह आ जाएगा कैपिटल टी टाइम्स ऑफ ए। हम यहाँ ओमेगा के टर्म में इक्वेशन लिखना चाहेंगे। टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है, टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये ओमेगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये चला जाएगा ऊपर, यानी ई ए ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये हमको मैग्नेटिक मोमेंट की इक्वेशन बनेगी। कैपिटल एम इज इक्वल टू ई ए ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, इसलिए लिखा जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा यानी 2 पाई एफ ना, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमने क्या किया, हमने बस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया है, इसलिए एम डैश डिवाइडेड बाय एम रेशो हो जाएगा बाद वाली फ्रीक्वेंसी अपॉन पहली वाली फ्रीक्वेंसी। बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाद वाली फ्रीक्वेंसी पहली का डबल है, सो 2f डिवाइडेड बाय f, ये दोनों कैंसिल होंगे, सो m डैश इज इक्वल टू 2m, ये हमारा आंसर आएगा। तो बाद वाला मैग्नेटिक मोमेंट भी पहले वाले के कंपेयर में डबल होना चाहिए। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझा? A sonometer wire resonate with a given tuning fork forming standing wave with 5 antinodes between the two bridges। ठीक है, 5 एंटीनोड फॉर्म हुए हैं दो ब्रिज के बीच में। When mass of 9 किलोग्राम is suspended from the wire, जब 9 किलोग्राम का मास सस्पेंड किए थे तब 5 एंटीनोड वहां फॉर्म हो रहे थे और गिवन ट्यूनिंग फोर्क के साथ वो रेजोनेंस में था। When mass small m is suspended from the wire, अब वो 9 किलोग्राम के मास को निकालकर स्मॉल m अमाउंट का मास वहां अटैच किया गया, तो हमने देखा सेम ट्यूनिंग फोर्क एंड सेम लेंथ बिटवीन द ब्रिजेस गिव्स 3 एंटीनोड। 3 एंटीनोड अब फॉर्म हो रहे हैं। आपको वो मास की वैल्यू यानी कैपिटल ये स्मॉल m की वैल्यू आपको मालूम करना है कि यहाँ मास कितना अटैच किया गया होगा। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म हुई कि पहले जो ट्यूनिंग फोर्क अटैच किया गया था बाद में भी वही ट्यूनिंग फोर्क अटैच किया गया, मतलब दोनों केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, सोनोमीटर वायर के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब बात यह है कि यहाँ मोड कौन सा है। अगर हम बात करें फंडामेंटल मोड की, तो यहाँ पर एक एंटी नोड फॉर्म होता है और 2 नोड फॉर्म होते हैं। इसके बाद के मोड ऑफ ऑसिलेशन के अंदर कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनता है कि 2 एंटी नोड आते हैं और 3 नोड आते हैं। उसने यहाँ मेंशन किया कि 5 एंटी नोड्स आए हैं, इसका मतलब 5th मोड ऑफ ऑसिलेशन चल रहा है, यानी 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2L अंडर रूट T बाय म्यू। ठीक है, ये पहला केस है, इसलिए लेंथ को L1, टेंशन को T1 और म्यू को म्यू1 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू। बाद में जब हमने स्मॉल m अमाउंट का मास वहां अटैच किए तो 3 एंटी नोड आए हैं, मतलब 3rd मोड ऑफ ऑसिलेशन चल रहा होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है 3 इंटू 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। और यहाँ पर भी मैं T2 और म्यू2 लिख लेता हूँ। हमने वायर नहीं बदले, इसका मतलब म्यू दोनों जगह सेम है, कैंसिल कर लेंगे। टेंशन की वैल्यू बदली है क्योंकि मासेस बदले हैं, लेकिन हमने क्या कहा, सेम लेंथ, इसका मतलब लेंथ भी सेम है, तो 1/2L दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बनी 5 अंडर रूट T1 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट T2। लिख लीजिए 5 अंडर रूट T1 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट T2। अब T1 और T2 को हम mg के टर्म में लिख लेंगे, यानी 5 अंडर रूट T1 की जगह पर कितना आ जाएगा, m1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ m2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ब्रैकेट का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और पहले केस में मास कितना लगाया गया था, 9 किलोग्राम का। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और मास m2 सेकेंड केस में m के बराबर है, और यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज। ये g इस g को खत्म करेगा, 9 इस 9 को खत्म करेगा, यानी 25 इज इक्वल टू m, यानी मास का वैल्यू आ चुका है 25 किलोग्राम। तो अगर हमने वहां 25 किलोग्राम का मास अटैच किया तो गिवन कंडीशन अचीव हो जाएंगी, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। A progressive wave of frequency 50 Hz is traveling with a velocity of 350 meter per second through a medium. The change in phase at a given time interval of 0.01 second. तो 0.01 सेकेंड में फेज कितने से चेंज हुआ होगा ये आपको मालूम करना है। अगर हम कंसीडर करें एक पूरा वेव फॉर्म हो गया तो टाइम कितना हुआ, कैपिटल टी के बराबर, तो टी टाइम में फेज चेंज 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ उसने दिया है कि टाइम कितना है 0.01, उसमें कितने से फेज चेंज हुआ, फाई मान लीजिए, ये फाई की वैल्यू आपको मालूम करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो पता चलेगा टी टाइम्स ऑफ फाई इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ 0.01।
0.01 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻², और यहाँ का कैपिटल टी डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए इक्वेशन बनी फाई इज इक्वल टू 2π 10⁻² डिवाइड बाय कैपिटल टी। ये इक्वेशन काम की है, इसको उठाकर रखिए। अब हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते ये कि हमको कैपिटल टी पता चल जाए। कैपिटल टी मालूम करने के लिए हम वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का डेटा यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ लैम्बडा, और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1 बाय टाइम पीरियड, सो v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय कैपिटल टी हो जाएगा। यहाँ से पता चला कैपिटल टी इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय v। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ उसने दिया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने दिया। इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली टाइम पीरियड पता कर लेंगे। हम जानते हैं टाइम पीरियड बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के, यानी टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये डेटा अब हमारी पुरानी इक्वेशन में उठाकर रख लीजिए। हम जानते हैं फाई बराबर है, फाई इज इक्वल टू 2π इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय कितना आया, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड की जगह पर आ जाएगा 1/50। अभी देखो हमने कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड की जगह पर 1/50। ये जो पोर्शन है आप इसका इस्तेमाल न भी करें तब भी चल जाएगा। टाइम पीरियड सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी से निकाल लीजिए। ये 50 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। यहाँ पहले से ही 2π इंटू 10⁻² है, और 50 ऊपर आकर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 50 इंटू 2 ये हो गया 100, और 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास फेज एंगल बना पाई रेडियन के बराबर। सो आंसर आना चाहिए पाई रेडियन, यानी 0.01 का टाइम डिफरेंस पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर लेगा। समझे? द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ टू सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का रेशो दिया है 3/4। लिख लेता हूं मैं, f1/f2 इज इक्वल टू 3/4। f1/f2 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, आपको निकालना है उनके लेंथ का रेशो क्या होगा, लेंथ का रेशो क्या होगा। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की, तो वहां के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2π√L/g। यहां से पता चला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 1/2π√L/g। देखो, हमने दो अलग अलग पेंडुलम यूज किए, 2π तो कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं गलत हो गया। द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू सिंपल पेंडुलम इज 3/4। तो दो सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का रेशो, सो f1/f2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4। ये दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशो दिया। देन देयर लेंथ्स विल बी इन द रेशो ऑफ। तो उनके लेंथ का रेशो क्या होगा हम मालूम करना चाहते हैं, बताइए तो सही। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाय g। यहाँ से हम पता कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 1/2π, और L/g कन्वर्ट होकर बन जाएगा g/L में। यहाँ 2π और g कांस्टेंट है, यानी लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L। अब अगर हम यहाँ पे दोनों का रेशो ले लेंगे, सो फ्रीक्वेंसी का रेशो f1/f2 विल बी इक्वल टू, इनवर्स रिलेशन है ना लेंथ के साथ, तो लेंथ का रेशो आ जाएगा L2/L1। ठीक है, बाद वाली लेंथ कितनी है वही तो मालूम करना है, L2/L1 को एज इट इज रखो, और फ्रीक्वेंसी का रेशो उसने क्वेश्चन में दिया है 3/4। अगर हम स्क्वायर कर ले तो यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये रेशो आ जाएगा L2/L1 का। लेकिन हमको रेशो किसका निकालना है, हमको रेशो निकालना है L1/L2 का। सो L1/L2 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9, 16/9। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, देखो जी मिरर्स की बात चल रही है, स्फेरिकल मिरर्स, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की साइड में कौन सी इमेज फॉर्म होगी, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड आर रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए कि हमारा स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर हमने कुछ लाइट इंसिडेंट की है, यहाँ पे लाइट की वजह से इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने पहली लाइट ऐसी इंसिडेंट की, ये पैरेलल रेज है। अगर हम इसके बारे में सोचे तो ये रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब यहाँ पे रेज कुछ इस तरीके से कॉन्वर्ज हो जाएंगे, और ये पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होने लगेंगी। ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की साइज में है, ऑब्जेक्ट की साइड में है, और यहाँ पे रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं, मतलब यहाँ के केस में फॉर्म होने वाली इमेज रियल होंगी, क्योंकि रेज एक्चुअल में वहां मीट कर रहे हैं। इसके बिलमुकाबिल अगर हमने कॉनकेव के बजाय यहाँ दूसरा मिरर कंसीडर किया, कौन सा मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर अगर यहाँ हमने कंसीडर कर लिया तो वहां पे इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर किया, ये दोबारा लाइट आ रही है, ये उसका पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, लाइट आई और लाइट यहाँ आने के बाद ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट को दूर की तरफ भेजेगा, लाइट यहाँ से दूर चली गई तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ से आने वाली लाइट एक इमेजिनरी सोर्स की तरफ से, यहाँ पीछे एक सोर्स है और वहां से वो लाइट आ रही है, कुछ इस तरीके से ये बन जाएंगी हमारी नई इमेज, ये बन जाएंगी इमेज। आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट अलग साइड में है मिरर के और इमेज अलग साइड में है, यानी अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग साइड में फॉर्म हो जाए तो इमेज या हम जैसा ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं वो कैसा होता है, वो वर्चुअल होता है। तो पहले केस में आने वाली इमेज रियल होंगी और दूसरे केस में रेज वहां मिल नहीं रहे हैं, हमको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए पहले में रियल और दूसरे में वर्चुअल, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ गए? A large vessel completely filled with water has two holes A and B at depth h and 4h from the top। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर दो होल्स किए गए, पहला h हाइट पर है, h डिस्टेंस के ऊपर है टॉप पोजीशन से। मान लेते हैं कि इसका नाम A है और ये किस शेप का है, उसने कहा होल A इज स्क्वायर ऑफ साइड L। होल A जो है वो स्क्वायर है जिसका साइड L है, तो होल A स्क्वायर उसका साइड L के बराबर है। दूसरा होल किया गया जिसको B नाम दिए हैं और डिस्टेंस कितना है टॉप पोजीशन से 4h के बराबर, तो टॉप से 4h के डिस्टेंस के ऊपर दूसरा होल किया गया, ये होल को उसने B नाम दिया है। और देखिए एंड होल B इज सर्कल ऑफ रेडियस R, होल B जो है वो सर्कल है जिसका रेडियस R के बराबर है, तो यहाँ सर्कल और इस सर्कल का रेडियस कैपिटल R के बराबर, और ये पूरा का पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। If from both the holes same quantity of water is flowing per second, मतलब amount of water flowing from both the holes, hole A and hole B is same, जिसे हम Q लिखते हैं, amount of water per second। Q को हम लिख सकते हैं एरिया और वेलोसिटी के टर्म में, एरिया ऑफ होल A, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्रॉम होल A should be equal to एरिया ऑफ होल B और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्रॉम होल B। अगर हम A के ताल्लुक से सोचे तो ये स्क्वायर है, इसका एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, और यहाँ से क्योंकि ये टॉप पोजीशन से h डिस्टेंस के ऊपर है इसलिए इसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएंगी √2gh शुड बी इक्वल टू, नीचे वाला होल सर्कल है जिसका एरिया पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएंगी 2g इंटू हाइट कितनी है उसकी, हाइट है उसकी 4h। ठीक है, चलिए यहाँ का L स्क्वायर एज इट इज और यहाँ √2gh एज इट इज और यहाँ का पाई R स्क्वायर भी एज इट इज। अगर मैं ये √4 को बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा सिर्फ 2g इंटू एच। ये 2gh इस तरफ वाले 2gh को कैंसिल कर लेगा। इक्वेशन में क्या बचा, इक्वेशन में बचा है L स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इंटू 2। हमको मालूम क्या करना है, देन साइड ऑफ द स्क्वायर होल का साइड यानी L की वैल्यू आपको मालूम करना है, इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट पाई R स्क्वायर इंटू 2, जिसे लिखा जा सकता है, हम R को अगर बाहर बुला लें तो R बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा पाई इंटू 2 यानी R अंडर रूट 2 पाई, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो L बराबर R अंडर रूट 2 पाई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ गए? टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों वायर की लेंथ सेम है, लिख लेता हूं L1 इज इक्वल टू L2 एंड मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम होगी और मटेरियल सेम होने से दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा। आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, उनको सेम फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया गया, सो F1 इज इक्वल टू F2 इफ देयर मासेस आर इन द रेशो, तो उनके मासेस का रेशो है m1 by m2 इज इक्वल टू 3/4। आपको पता करना है द रेशो ऑफ देयर इलोंगेशन, उनके अंदर कितना इलोंगेशन आएगा उसका रेशो आपको मालूम करना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू F कैपिटल L बाय A स्मॉल l, यानी स्मॉल l इज इक्वल टू F कैपिटल L डिवाइडेड बाय A इंटू y। दोनों के लिए क्या सेम है, दोनों के लिए फोर्स सेम है, दोनों के लिए लेंथ भी सेम है, एरिया अलबत्ता मालूम नहीं है, यंग्स मॉडुलस भी दोनों का सेम है, इसलिए बेहतर यह है कि हम उनके एरिया के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन निकाल लें। यहाँ से L का फॉर्मूला मिलेगा F कैपिटल L डिवाइड बाय एरिया को रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर टाइम्स ऑफ y। ठीक है, अब देखिए उन दोनों का उसने जिक्र किया कि दोनों की डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है ना, और डेंसिटी को लिखा जा सकता है मास बाय वॉल्यूम, इसलिए m1 by v1 शुड बी इक्वल टू m2 by v2। यहाँ v के माने वॉल्यूम है तो v1 by v2 बन जाएगा m1 by m2, है ना, m1 by m2। मासेस का रेशो उसने देकर रखा है 3/4
और वॉल्यूम वायर का, वायर आमतौर पे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसलिए उसका एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ A1 इंटू L1 और साथ में A2 इंटू L2। लेकिन लेंथ तो इक्वल है ना, देखो लेंथ इक्वल है, इस वजह से लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएंगी। यहां से पता चला कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू हाउ मच 3/4। A1 बाय A2 इज 3/4। अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर वापस आते हैं। स्मॉल एल का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एल का फॉर्मूला है स्मॉल एल इज इक्वल टू एफ कैपिटल एल डिवाइड बाय ए वाई। अगर हम पहले वायर के लिए देखें तो L1 इज इक्वल टू F1 L1 अपॉन A1 और Y1 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू कितना होगा? F2 कैपिटल L2 अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई की गई, इस वजह से फोर्स को खत्म करेगा। दोनों का लेंथ सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? L1 बाय L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 अपॉन 1 अपॉन A2, तो ये बन जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A1, है ना, A2 बाय A1। और अभी हमने देखा A1 बाय A2 कितना है? 3/4, तो A2 बाय A1 कितना हो जाएगा? 4/3। ये उनके एक्सटेंशन का रेशो, यानी L1 बाय L2 शुड बी इक्वल टू 4/3। चेक कीजिए, 4/3, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Two rings of radius r and n are made of same material, दोनों का मटेरियल सेम है, have the ratio of moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to plane as 1/8। डेटा लिख लेता हूँ। पहली रिंग का रेडियस है कैपिटल R, उसी तरह दूसरी रिंग का रेडियस है n टाइम्स ऑफ कैपिटल R। उन दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब डेंसिटी दोनों की सेम होगी, लीनियर भी, एरियल भी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी। उसने दिया है दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशो, यानी I1 बाय I2 इज इक्वल टू हाउ मच? 1/8। आपको मालूम करना है कि ये n की वैल्यू क्या होंगी, वैल्यू ऑफ n, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, इस n की वैल्यू क्या होंगी। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उसने रेशो दे दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन? फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर, यानी m1 r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड रिंग, ये हो जाएगा m2 इंटू r2 स्क्वायर। हमको r1 और r2 की वैल्यू अवेलेबल है, अलबत्ता मासेस की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो बेहतर यह है कि हम उनके मासेस के बारे में अंदाजा लगाएं। उसने दिया है कि दोनों की डेंसिटी सेम है और लास्ट में है मास पर यूनिट लेंथ भी दोनों का कांस्टेंट है। लिख लेता हूं, λ1 इज इक्वल टू λ2। λ1 मतलब क्या? मास पर यूनिट लेंथ। तो फर्स्ट वाले का मास, फर्स्ट वाली रिंग है यानी सर्कल है, अगर इसका रेडियस स्मॉल r होता तो इसकी लेंथ कितनी होती? इसकी लेंथ होती 2πr। इसलिए लिख लेता हूं 2πr1 शुड बी इक्वल टू m2 अपॉन 2πr2। ठीक है, दोनों का मास पर यूनिट लेंथ सेम, इसलिए 2π कैंसिल हो जाएगा। यहां से पता चला m1 बाय m2 इज इक्वल टू सॉरी m1 बाय m2 इज इक्वल टू r1 बाय r2। तो यहाँ के m1 बाय m2 को हम r1 बाय r2 से रिप्लेस कर देंगे। सो r1 बाय r2 यहाँ आ गया और यहाँ पहले से ही क्या है? यहाँ पहले से ही r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ I1 बाय I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो 1/8 उसने दिया हुआ है, r1 क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय r2 क्यूब हो जाएगा नीचे। ठीक है, यानी लिख सकते हैं 1/8 इज इक्वल टू r1 बाय r2 का ब्रैकेट क्यूब, r1 बाय r2 ब्रैकेट क्यूब। अब डेटा लिख लीजिए 1/8 एज इट इज। r1 की वैल्यू कैपिटल R और r2 कितना है? r2 है n टाइम्स ऑफ कैपिटल R और ब्रैकेट क्यूब। ये r इस r को खत्म करेगा, यानी 1/8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब, और यहाँ ब्रैकेट में क्यूब को हम बांट के दे देते, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n क्यूब, यानी 2 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू आ चुकी है 2 के बराबर। सो चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Let m and l be the mass and length of a thin uniform rod। देखो रॉड की बात चल रही है, ये रॉड ऐसी है कि इसका मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ कैपिटल L के बराबर है। लेंथ एंड मास ऑफ द रॉड। इन द फर्स्ट केस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो केस नंबर 1 के अंदर एक्सिस कहां से पास कर रहा है? एक्सिस पास कर रहा है सेंटर से, एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। और सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है? सेकंड केस के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन एंड, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड से पास कर रहा है। आपको पता करना है द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो मालूम करना है। सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में सोचते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, यानी k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय m, है ना, अंडर रूट आई बाय m। इसलिए दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो हो जाएगा k1 बाय k2 इज इक्वल टू अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो I1 बाय I2 और मास का इनवर्स रेशो, यानी यहां पर आ जाएगा m2 बाय m1।
दोनों केसेस में सेम रॉड यूज की गई, इसका मतलब मास तो नहीं बदला, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रेशो बना I1/I2। अब बेहतर यह है कि हम उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोचे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में कितना होता है। केस 1 के अंदर एक्सिस कहाँ से पास कर रहा, एक्सिस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है। अगर एक्सिस रॉड के सेंटर से पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमको मालूम है m/L²/12। ठीक है, अब जब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से हमको निकालना है तो हम वहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। I0 इज इक्वल टू IC प्लस m/h²। IC मतलब हमको ये पॉइंट O से, यहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC, सेंट्रल एक्सिस से पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC कितना होता है अभी देखिए हमने, mL²/12 प्लस मास ऑब्जेक्ट का एज इट इज, और इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, अगर ये पूरी लेंथ L है तो इतना डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखना चाहिए L/2 का स्क्वायर। सही है, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आगे बढ़ते रहिए, ये हो गया mL²/12 प्लस mL²/2 का स्क्वायर 4। अगर हम यहाँ से mL²/4 कॉमन निकाल दें, mL²/4 कॉमन निकल गया, इक्वेशन के अंदर बचा 1/3 प्लस 1, यानी IO इज इक्वल टू कितना, mL²/4 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 और डिवाइड में आ जाएगा 3, ये 4 इस 4 को कैंसिल करेगा, यानी फाइनली हमको पता चला कि दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 होता है। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशियो के अंदर वापस डेटा पुट कर दीजिए। हम अभी देखे हैं कि K1/K2 की वैल्यू होती है √I1/I2, और I1 कितना है, I1 है mL²/12 और I2 कितना है, I2 है mL²/3। mL² कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन के अंदर बचेगा 3/12, √3/12 यानी √1/4, यानी स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा उनके रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो। सो K1/K2 इज इक्वल टू 1/2। सो चेक कीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। When a resistance of 200 ohm is connected in series with a galvanometer of resistance G, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G के बराबर है, उसके साथ आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जिसका वैल्यू है 200 ओहम। तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद आपको वोल्टेज की रेंज मिली, यहाँ पे आने वाला वोल्टेज जो है 200 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया तो वोल्टेज V के बराबर है। ठीक है, ओके अगर हम ओहम्स लॉ फॉलो करें, मान लेते हैं ये दोनों सीरीज में है तो इनसे फ्लो करने वाला करंट सेम होगा। ओहम्स लॉ के थ्रू हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R, यानी I इज इक्वल टू V/R, है ना। सर्किट में आने वाला वोल्टेज कितना है, V के बराबर, और सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, जिसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 मिली I इज इक्वल टू V/G प्लस 200, नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या चाहते हैं, तो ट्रिपल द रेंज, हम क्योंकि वोल्टेज गिन रहे हैं, हम वोल्टेज की वैल्यू को ट्रिपल करना चाहते हैं, तो V डैश इज इक्वल टू 3V। अब ये करने के लिए क्या किया गया, अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओहम इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो हमने क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर के साथ जो G के बराबर गैल्वेनोमीटर था, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, कितने का, 2000 ओहम का। जब हमने इसके साथ नया रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो हमने देखा कि यहाँ वोल्टेज की वैल्यू बदल गई, V डैश हो गई। वोल्टेज तो बदलेगा क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बदल गया, लेकिन हम गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ का करंट चेंज हो, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो उतना ही होगा जितना पहले हो रहा था, इसलिए I की वैल्यू सेम। अगेन ओहम्स लॉ के थ्रू लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R, लेकिन बाद वाला वोल्टेज, बाद वाला रेजिस्टेंस, करंट पुराने वाला है, इसलिए I इज इक्वल टू V डैश अपॉन R डैश। बाद वाला वोल्टेज कितना है, पहले का ट्रिपल, तो 3V अपॉन नया रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस 2000 ओहम, ये दोनों सीरीज में है, इसलिए लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 3V अपॉन G प्लस 2000। अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में देखें तो दोनों में सेम करंट की इक्वेशन हमको मिली, इसलिए इक्वेट कर दीजिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो पहले I की जगह पर आ जाएगा V अपॉन G प्लस 200, और दूसरे I की जगह पर आ जाएगा 3V अपॉन G प्लस 2000, है ना। अब देखिए यहाँ दोनों जगह V सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पता चला G प्लस 2000 इज इक्वल टू 3 अंडर द ब्रैकेट ऑफ G प्लस 200। अगर हम ये 3 से ब्रैकेट को ओपन कर लें तो इक्वेशन बनेगी 3G प्लस 600 इज इक्वल टू G प्लस 2000। यहाँ का 2000 अभी एज इट इज रखते हैं और ये 600 को इस तरह बुला लेते हैं, तो माइनस 600 इज इक्वल टू यहाँ 3G एज इट इज और माइनस G, 2000 माइनस 600 ये बन जाएगा 1400 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब जी का वैल्यू आ चुका है 700 ओहम, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 700 ओहम। चेक कीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर है इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के बराबर होगा। जहां पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ई, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, तो कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी कितनी होगी पूछा है। हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, लेकिन हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी और ए के टर्म में लिखना है। हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिखा जा सकता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, यहाँ ए एरिया ऑफ ईच प्लेट होगा और डी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, और साथ ही ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू वी बाई डी, यानी V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट E इंटू डी, और यहाँ V का स्क्वायर है इसलिए D का स्क्वायर आ जाएगा। जो बचा है वो एज इट इज लिख लीजिए 1/2 A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आ जाएगा D इंटू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और साथ में D का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर वाला एक D इस एक D को कैंसिल करेगा, यानी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमको मिला हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू A इंटू डी, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू A इंटू डी, ये हमारा आंसर होना चाहिए। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, यहाँ कैपिटल डी ऑप्शन के अंदर मौजूद है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, ये हमारी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है। दूसरा, हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, लेकिन हमको तो सिर्फ एनर्जी स्टोर चाहिए, इसलिए एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखा जा सकता है A इंटू डी, इसलिए आंसर होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू डी, ये सही आंसर होगा। जो भी मेथड आपको बराबर लगे उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझो, आप चाहे तो फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व कीजिए हाफ CV स्क्वायर यूज करके, या एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लेकर सॉल्व कीजिए, दोनों केसेस में आपका आंसर ऑप्शन बी आएगा। The magnetic moment produced in a sample of 2 gram is 8 into 10 power minus 7 ampere per meter square. If its density is 4 gram per centimeter, then magnetization of the sample is. ओके हमको मैग्नेटाइजेशन मालूम करना है। सो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है? हमको मैग्नेटिक मोमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कितना है मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट है 8 इंटू 10 पावर माइनस 7, और ऐसा यूनिट में है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अलबत्ता वॉल्यूम हमको मालूम नहीं है, हम वॉल्यूम मालूम करके यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी दी हुई है मॉलिक्यूल की, कितनी है? 4, यानी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास भी दिया हुआ है, मास कितना है? 2 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। ध्यान दीजिए डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में चल रहा है, और मास भी सीजीएस में दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम भी सीजीएस में ही आने वाला है। सो वॉल्यूम आ जाएगा 2/4 सीजीएस सिस्टम में, यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2/4 यानी 1/2, और सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने पर पता चलेगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हमको मिला। ये वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर देंगे तो वॉल्यूम की जगह पर आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 यहाँ के -7 को कैंसिल करेगा। इक्वेशन में क्या बचा? ऊपर बचा है 8 और साथ में आया है 10⁻⁻1 और नीचे आया है 1/2। ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻1, यानी आंसर आना चाहिए 8 2 16, यानी 1.6, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 1.6 के बराबर होगी। समझे? A metal surface having work function W0 emits photoelectrons when photon of energy E are incident on it। तो हमने क्या किया? ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसका वर्क फंक्शन W0 है, इसके ऊपर हमने कुछ लाइट इंसिडेंट की इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिनकी एनर्जी E के बराबर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनकी वेलोसिटी V के बराबर है। द इलेक्ट्रॉन्स इंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाते हैं विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द motion of the magnetic field in perpendicular direction and moves in the circular path। तो ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाते हैं और इंटर करने के बाद उनका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है फील्ड पर, और वो सर्कुलर मोशन भी शुरू कर देते हैं ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस r के बराबर है।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर जाएंगे तो उन पे एक फोर्स लगेंगी जो बराबर होंगी क्यू वी इंटू बी के, और यही फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। इसलिए लिखा जा सकता है mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। ठीक है, ये v इस v को खत्म करेगा, यानी mv इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन e के बराबर टाइम्स ऑफ b। हम लोग रेडियस की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो रेडियस हो जाएगा mv अपॉन eb के बराबर। अब जरूरत है सिर्फ वेलोसिटी मालूम करने की, हमारा आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू जितनी एनर्जी इंसिडेंट की गई उसका कुछ हिस्सा तो वर्क फंक्शन में इस्तेमाल में आएगा और बाकी बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv²। यहां से लिख सकते हैं E माइनस W0 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। यहां से पता चला v² इज इक्वल टू 2, यहां मल्टीप्लाई में आ गया, यानी 2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ E माइनस W0 अपॉन m। लेकिन हम सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू चाहते हैं तो वेलोसिटी हो जाएगा √2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ E माइनस W0 अपॉन m। इसकी वैल्यू उठाकर रेडियस की इक्वेशन में रख देंगे तो रेडियस की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू m अपॉन e इंटू बी, और वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा v की जगह पर हम लिख सकते हैं √2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ e माइनस W0 अपॉन स्मॉल m। ये m स्क्वायर रूट के बाहर है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन ई बी, और स्क्वायर रूट के अंदर m अंदर जाने के बाद हो गया m²। यहाँ पहले से ही क्या है, पहले से ये है 2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ e माइनस W0 डिवाइडेड बाय m। ये m इस m को खत्म करेगा, यानी √2m अंडर द ब्रैकेट ऑफ e माइनस वर्क फंक्शन W0 होल डिवाइडेड बाय ई बी। ये हमारे रेडियस की वैल्यू बनना चाहिए, तो रेडियस शुड बी इक्वल टू √2m e माइनस W0 अपॉन ई बी। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। आया समझ में? Let the inductance and resistance be denoted by L and R respectively. The dimensions of L by R are। तो एक इंडक्टेंस है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस की वैल्यू L के बराबर है, और एक रेजिस्टेंस है जिसका R रेजिस्टेंस है। आपको डायमेंशन पता करना है L बाय R का। हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना होता है, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, XL इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ L। इसलिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा L लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। लिख लेता हूँ R इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। आपको मालूम करना है डायमेंशन ऑफ L बाय R, सो डायमेंशन ऑफ L बाय R विल बिकम 1 बाय ओमेगा, यानी L बाय R इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। और ओमेगा का डायमेंशन कितना होता है, ओमेगा का डायमेंशन होता है m0 L0 और t ऊपर आकर t पावर -1, यानी L बाय R विल बिकम m0 और साथ में t पावर -1 जब ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा t टू द पावर +1। यही हमारा डायमेंशन होगा, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर है जिनका मटेरियल सेम है, यानी लीनियर मास डेंसिटी पहले वायर की और दूसरे वायर की बराबर बराबर है, आर वाइब्रेटिंग अंडर द सेम टेंशन, उन दोनों का टेंशन भी सेम है, यानी T1 इज इक्वल टू T2। इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फर्स्ट वायर, यानी फर्स्ट ओवरटोन किसका, फर्स्ट ओवरटोन पहले वायर का, इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ सेकेंड वायर। सेकेंड ओवरटोन किसका जी, सेकेंड ओवरटोन सेकेंड वायर का सेकेंड ओवरटोन, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर बराबर है, एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सेकेंड। तो फर्स्ट वायर का रेडियस वो डबल है सेकेंड वायर के रेडियस के। देन द रेशो ऑफ लेंथ, तो उनके लेंथ का रेशो आपको मालूम करना है कि L1 बाय L2 क्या होगा। ओके चलो हम सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर या स्ट्रेच स्ट्रिंग फॉर्मूला होता है 1/2L √T बाय म्यू। लेकिन हम यहाँ रेडियस के टर्म में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम यहाँ म्यू को मास पर यूनिट लेंथ को रिप्लेस कर लेंगे मास बाय लेंथ से, और मास को रिप्लेस कर देंगे। मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका जी, वॉल्यूम वायर का। वायर आमतौर पे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू L। ये L इस L को खत्म करेगा, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखिए 1/2L एज इट इज, और r² बाहर आकर r के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अंडर टेंशन अपॉन पाई इंटू रो। ठीक है, ये नया फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ वायर ये होता है 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
और क्वेश्चन के हिसाब से ये बराबर है सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन होता है 3 टाइम्स ऑफ बाद वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सेकंड केस और पहले वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस, यानी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया। फॉर्मूला बनेगा 1/2 पहले केस में L1 रेडियस R1 अंडर रूट T1 अपॉन डेंसिटी ρ1 और पाई शुड बी इक्वल टू यहाँ का 3 एज इट इज है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकंड केस में बन जाएंगी 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ सेकंड केस की, रेडियस सेकंड केस का अंडर रूट T2 डिवाइड बाय पाई इंटू ρ2। अब देखिए डेटा क्या क्या सेम सेम है। उसने कहा है दोनों का टेंशन सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, पाई दोनों का कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मटेरियल सेम है इस वजह से डेंसिटी सेम होगी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का 2 इस 2 को खत्म कर देगा। इक्वेशन में क्या बचा, इक्वेशन में बचा 2 इंटू 1/L1 इंटू R1 इज इक्वल टू यहाँ बचा है 3 इंटू 1/L2 इंटू R2। ओके, हमको मालूम करना है देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर टू द सेकेंड, हमको मालूम करना है L1/L2। तो ये L1 को इस तरफ बुलाओ, यहाँ L2 पहले से ही डिनोमिनेटर में है, यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ L2 रहे तो R2 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ R1। ओके, इक्वेशन बनी 2/3 इंटू R2/R1 इज इक्वल टू L1/L2। अब डेटा लिख लीजिए 2/3 एज इट इज, उनका रेडियस R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू तो नहीं मालूम, अलबत्ता R1 पता है। R1 कितना है, R1 है 2 टाइम्स ऑफ R2 इज इक्वल टू L1/L2। चलो कुछ कैंसिल होगा, R2 को खत्म करेगा, 2 को खत्म करेगा, इक्वेशन में बचा 1/3 इज इक्वल टू L1/L2। मतलब उनका रेशियो कितना आना चाहिए, रेशियो 1:3 के बराबर आना चाहिए। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझा? An electron and proton are accelerated through the same potential difference। दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन लैम्बडा पी टू लैम्बडा ई आपको मालूम करना है। सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, लेकिन p को हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं 2mev। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या सेम है, h सेम है, 2 सेम है, चार्ज भी दोनों पे सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने दोनों पे सेम लगाया है, इसलिए लिख सकते हैं लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास। यानी इक्वेशन बन जाएंगी लैम्बडा प्रोटॉन बाय लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास के साथ स्क्वायर रूट में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए ऊपर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। यही हमारा आंसर होगा, इसलिए हम स्क्वायर रूट को पावर 1/2 के फॉर्म में लिख लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका पावर कितना, इसका पावर है 1/2। यही हमारा आंसर होगा me डिवाइड बाय mp टू द पावर 1/2। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। इन एनी बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको रेशियो मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रेशियो होगा, ये आपको मालूम करना है। ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ r, वो r डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा करते हैं हम दोनों फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी लिखते हैं। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो डबल होती है टोटल एनर्जी के, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि टोटल एनर्जी माइनस में होती है। यानी रिलेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को तो सिंपली लिख लेंगे हम माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सिमिलर होने की वजह से दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1/2। इसको आप एज अ स्टेटमेंट याद भी कर सकते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो हमेशा -1/2 के फॉर्म में आता है। समझ गए? द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर मिनट। आपको एंगुलर स्पीड निकालना है मिनट हैंड की। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मान लीजिए एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ तो कितना एंगल कवर किया, डिग्री में 360, और मिनट हैंड को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 60 मिनट। तो ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है डिग्री और नीचे आ गया मिनट। इस मिनट को एक और मर्तबा कन्वर्ट करना पड़ेगा, 360, ये है 60 मिनट, यानी कितने सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड। अब ये बराबर यूनिट हो गया डिग्री पर सेकेंड, जो यूनिट हमको चाहिए था, यानी 360 अपॉन 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 3600। 360 1 जा, 360 10 जा, यानी आंसर आ जाएगा 1/10, जिसे लिखा जा सकता है ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 डिग्री पर सेकेंड। 0.1 डिग्री पर सेकेंड, चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 0.1।
टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2 आर जॉइंड इन सीरीज। तो मान लीजिए कि ये पहला पाइप है, पहले पाइप की लेंथ को हम कंसीडर करते हैं कि L1 है, तो यहाँ आने वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको उसने N1 कहा है, क्योंकि ये ओपन ऑर्गन पाइप है इस वजह से दोनों तरफ से ओपन होगा, और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ L1 आ जाएगा। और मान लीजिए कि दूसरा पाइप है, दूसरे पाइप की लेंथ मान लेते हैं कि L2 के बराबर है, इसके अंदर आने वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दोनों भी ओपन ऑर्गन ही है इसलिए दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/2L हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर लेंथ को L2 से लिखा जाएगा। अब हमने क्या किया, टू ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2 आर जॉइंड इन सीरीज, तो हमने पहला पाइप और उसके बाद दूसरे पाइप इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर लिया, तो टोटल पाइप की लेंथ कितनी हो गई होंगी, पहले की लेंथ L1 और दूसरे की लेंथ L2, इतनी पाइप की टोटल लेंथ हो गई होंगी L1 प्लस L2, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़िए। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू पाइप, तो नए पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होंगी। नया पाइप भी ओपन ऑर्गन पाइप ही है इसलिए उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है V/2 टाइम्स ऑफ L न्यू लेंथ, यानी V/2 टाइम्स ऑफ नई लेंथ को लिख सकते हैं L1 प्लस L2, इसलिए हम L1 प्लस L2 की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले L1 की, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं L1 इज इक्वल टू V/2 टाइम्स ऑफ N1। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू V/2 टाइम्स ऑफ N2। ये डेटा उठाकर ऊपर रख लेंगे, ऊपर की इक्वेशन में पहले से ही है V/2। अब यहाँ पर L1 की जगह पर आ जाएगा, L1 की जगह पर लिख लेंगे V/2 टाइम्स ऑफ N1, और L2 की जगह पर आ जाएगा V/2 टाइम्स ऑफ N2। ठीक है, यहाँ V एज इट इज और ये 2 एज इट इज, न्यूमरेटर से V और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इक्वेशन में बचेगा 1/N1 प्लस 1/N2। ठीक है, ये 2 इस 2 को खत्म करेगा, V इस V को खत्म करेगा, यानी हम लिख सकते हैं कि नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/1/N1 प्लस 1/N2। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 ये हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 N2, और ये N1 N2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर, तो हमारा फाइनल आंसर आया N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होना चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। A small mass m is suspended at the end of a wire having negligible mass, length L and cross-sectional area A। ओके, तो एक वायर है, ये वायर मान लीजिए, इस वायर की लेंथ दे रखा है कैपिटल L, इस वायर की लेंथ है, और इस वायर के एंड से हमने एक मास अटैच करके रखा है, इस मास की वैल्यू दे रखा है स्मॉल m के बराबर मास यहाँ अटैच किया हुआ। ठीक है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ आने वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू कैपिटल A के बराबर है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर द SHM अलोंग द वर्टिकल लाइन, हमको मालूम करना है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में जब ऑसिलेशन शुरू करेगा तो इस डायरेक्शन में आने वाली फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, और दे रखा है Y यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर है। ठीक है, चलो अगर हम सोचें तो ये वायर जब ऐसे ऑसिलेट करेगा तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2π√m/k, है ना, T इज इक्वल टू 2π√m/k, यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2π√m/k तब्दील हो जाएगा k/m में। अब यहाँ पे हमको मास तो दिया हुआ है, अलबत्ता k अवेलेबल नहीं है। k मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग के बारे में सोचेंगे। स्प्रिंग के अंदर आने वाली रिस्टोरिंग फोर्स को लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू kx, यानी k का फॉर्मूला बन जाता है k इज इक्वल टू F डिवाइड बाय x। मान लीजिए कि एक वायर है, उस वायर के यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे y इज इक्वल टू F कैपिटल L डिवाइड बाय a टाइम्स ऑफ स्मॉल l, यानी हम लिख सकते हैं F बाय स्मॉल l इज इक्वल टू y a बाय l। जैसे वहां x होता है उसी तरह यहाँ पर l एक्सटेंशन के लिए होता है, जैसे वहां F होता है उसी तरह यहाँ भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स F है, यानी हम लिख सकते हैं कि वायर के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायर के केस में y a बाय l बराबर हो जाएगा जैसा स्प्रिंग के लिए k होता है। ठीक है, चलो हम उसी वायर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ k की जगह पर हम लिख लेंगे y a बाय l और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया 1/2π डिवाइड में m एज इट इज है, और k की जगह पर हम लिख लेंगे y a डिवाइडेड बाय l।
बस यही हमारा आंसर होगा, यानी हम फाइनल आंसर के तौर पर लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर द ब्रैकेट ऑफ YA/ml और स्क्वायर रूट है, इसलिए ब्रैकेट का पावर कितना आ जाएगा 1/2, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होना चाहिए। चेक कीजिए 1/2 पाई YA/ml पावर 1/2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। A ray of light travels from air to water to glass and again from glass to air। तो हुआ क्या, सबसे पहले लाइट ट्रैवल कर रही है, कहाँ से, एयर से ट्रैवल कर रही है वाटर की तरफ। सो एयर से ट्रैवल कर रही है वाटर की तरफ, तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन से जा रही है, जब वो एयर में थी तब उसकी वेलोसिटी c थी, जब वो वाटर में चली गई तो उसकी वेलोसिटी vw हो गई। उसके बाद एंड वाटर टू ग्लास, उसके बाद वो वाटर से ग्लास की तरफ गई, तो ये नीचे वाला मीडिया मान लीजिए ग्लास है, इसका डायरेक्शन और चेंज होगा, मान लेते हैं ये कुछ इस डायरेक्शन में गई विद अ वेलोसिटी ऑफ v ग्लास। उसके बाद एंड अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर, और लास्ट में वो फिर से ग्लास से एयर के अंदर वापस आ गई। तो यहाँ लास्ट में एक और बार एयर है, तो लाइट यहाँ से जा रही होंगी और जाने के बाद दोबारा एयर में वापस आ गई होंगी, तो उसकी वेलोसिटी c के बराबर होंगी। ठीक है, सो पहले एयर से वाटर, उसके बाद वाटर से ग्लास, उसके बाद ग्लास से दोबारा एयर के अंदर वापस आ गई। ऐसा कुछ सिनेरियो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, x के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू x। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया, एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y के बराबर। तो y इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और आगे बढ़िए, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज y एंड एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना दिया हुआ है, z के बराबर। सो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू z। ठीक है, क्वेश्चन में कहा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमको वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए एक्स वाई इज इक्वल टू जेड और वाई जेड इज इक्वल टू एक्स, या एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। चलिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले x और y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन के अंदर तकरीबन ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में हर जगह x y का प्रोडक्ट हमको नजर आ रहा है। इसलिए ऐसा करेंगे, पहले x और y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखेंगे क्या होगा। अगर हमने x और y को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको पता चलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इंटू y की वैल्यू कितनी है vw अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ से पता चला x इंटू वाई इज इक्वल टू c डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। लेकिन हम जानते हैं कि z की वैल्यू बराबर है z इज इक्वल टू vg यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय c। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 बाय z इज इक्वल टू c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसलिए c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास की जगह पर आ जाएगा 1 बाय z इज इक्वल टू x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई। सो यहाँ से हमको फाइनल आंसर पता चला कि x इंटू वाई इंटू जेड, इन तीनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए 1 के। सो x y z ये तीनों मिलकर 1 होना चाहिए। सो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, x y z इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हीट इज सप्लाइड टू अ रिजिड डाई एटॉमिक गैस। पहली बात नोट करने की है कि डाई एटॉमिक गैस का डिस्कशन चल रहा है और हमने उसको हीट सप्लाइड की एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी बात नोट करने वाली है कि पूरे प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर की वैल्यू बदलने वाली नहीं है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। द रेशो डेल्टा क्यू टू डेल्टा यू टू डेल्टा डब्ल्यू इज, तो हमको मालूम करना है कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा यू डिवाइड बाय डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T डिवाइडेड बाय C। डेल्टा यू तो हर जगह सेम ही होगा और वो होता है NCV डेल्टा T बराबर। और वर्क डन कितना होता है, वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में बराबर होता है PdV या डेल्टा V के। ठीक है, सो अब यहाँ इक्वेशन को जब तीनों जगह टर्म सेम होंगे तभी हम कैंसिल कर पाएंगे, इसलिए ऊपर की इक्वेशन का NCP डेल्टा T एज इट इज
उसके डिवाइड में क्या है, उसके डिवाइड में है एन सी वी डेल्टा टी, ये भी एज इट इज, और उसके डिवाइड में है पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी को लिख लेंगे एन आर डेल्टा टी, क्योंकि पीवी को लिखा जा सकता है एन आर टी, तो पी डेल्टा वी हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, ये एन 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 खत्म, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी खत्म, मतलब इक्वेशन में क्या बचा है, सबसे ऊपर बचा है सीपी डिवाइडेड बाय सीवी और सबसे नीचे बचा है आर। लेकिन हम जानते हैं कि Cp कैन बी रिटर्न एज Cp इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, तो Cp की जगह पर लिख लेंगे गामा आर अपॉन गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय Cv को हम जानते हैं, Cv को लिखा जा सकता है R अपॉन गामा माइनस वन, और डिनोमिनेटर के अंदर पहले से R तो मौजूद है ही, एक और बार R R R हर जगह है, कैंसिल हो गया। इक्वेशन के अंदर क्या बचा, इक्वेशन के अंदर बचा है गामा अपॉन गामा माइनस वन, और अगर हम डायटोमिक के लिए बात करें तो डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है 1 + 2/f, यानी गामा इज इक्वल टू, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, यानी 5 + 2/7 यानी कितना 7/5, ये आ जाएगा गामा की वैल्यू, और गामा माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, गामा माइनस वन की वैल्यू हो जाएंगी 2/5, ये डेटा यहाँ लिख लीजिए। तो गामा की जगह पर लिख लेता हूँ 7/5 डिवाइड बाय गामा माइनस वन की जगह पर लिख लेता हूँ 2/5 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन गामा माइनस वन है। सो 1 अपॉन गामा माइनस वन की वैल्यू कितनी है 2/5, और उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ 1। ठीक है, चलिए अब इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी, ये 2/5 ऊपर चला जाएगा तो 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10, तो ये हो गया 35/10 डिवाइड बाय, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो इक्वेशन बनी 5/2 और डिनोमिनेटर के अंदर है 1। अगर हम इस 10 को कैंसिल करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को कैंसिल करने के लिए हमको पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमको इक्वेशन मिली इंटू 10 और डिनोमिनेटर के अंदर भी इंटू 10, क्या हो गया 10 और ये 10 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारे पास इक्वेशन बनी 35/5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और नीचे आ गया 10, इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 7 जा 5 5 जा और 5 2 जा, ये रेशो होना चाहिए डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा W बराबर होना चाहिए 7:5 इज टू 2, तो रेशो आना चाहिए 7:5:2। चेक कीजिए 7:5:2, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। An electron is projected along the axis of a circular conductor carrying current I. So मान लीजिए कि ये सर्कुलर कंडक्टर है, इसके अंदर करंट बह रहा है, I अमाउंट का करंट इसमें बह रहा है और ये उसका एक्सिस होगा। हम पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सोचते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सोचने के लिए राइट हैंड थंब रूल, तो हम सीधे हाथ की उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, बाहर की तरफ मतलब डॉट, इसलिए एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डॉट या बाहर की तरफ होंगी। उसने कहा है कि आप इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बाहर की तरफ ही आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी डॉट ही होगा, यानी बी और वी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0। इसको दूसरी तरीके से ऐसा समझा जा सकता है, मान लीजिए कि ये सर्कुलर लूप है, इसके अंदर बहने वाला करंट आए है, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर की तरफ जाती हुई होंगी और ये एक्सिस के साथ होंगी, और इसी एक्सिस के साथ हमने वेलोसिटी भी रखी है, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट भी किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का है, मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है 0 है। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस नो फोर्स अ फोर्स अलोंग द एक्सिस, तो हमको फोर्स की बात करना है। चलिए किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू Q VB sin थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहाँ पे QVB को तो फिलहाल मैं एज इट इज रखता हूँ, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा 0 है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से फोर्स की वैल्यू 0 होंगी, चाहे कितनी भी वेलोसिटी और कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाए, फोर्स एक्ट ही नहीं करेंगी। सो नो फोर्स विल बी एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। When light enters glass from vacuum, then the wavelength of light, तो लाइट कहाँ थी, लाइट इंटर कर रही है ग्लास में, ग्लास में इंटर कर रही है, कहाँ से, वैक्यूम से ग्लास के अंदर इंटर कर रही है, तो लाइट आई और ग्लास में जाने के लिए कुछ ऐसी उसका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन चाहे जैसा हुआ हो, पहले उसकी वेलोसिटी c होगी और ग्लास में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी, और हम जानते हैं कि वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी और ग्लास के अंदर वेलोसिटी
इन दोनों के अंदर वैक्यूम में वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है और ग्लास के अंदर वेलोसिटी कम होती है। लेकिन व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जितनी वैक्यूम में होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी ग्लास में होती है। सो फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इन ग्लास। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू बराबर बराबर होती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी बराबर है और वेलोसिटी के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब जरूर जरूर एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा होंगी और मीडिया यानी ग्लास के अंदर वेवलेंथ की वैल्यू कम होंगी। तो वेवलेंथ के कम होने की वजह से वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना, तो फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेलोसिटी को कम करने के लिए वेवलेंथ की वैल्यू ग्लास में आने के बाद डिक्रीज हो जाती है। वही उसने पूछा है कि वेवलेंथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा जब लाइट वैक्यूम से ग्लास में आएंगी, तो इट विल डिक्रीज, वेवलेंथ विल डिक्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। A coil of radius small r is placed on another coil whose radius is r and current flowing through it is changing। तो हमने क्या किया, एक बड़ी कॉइल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और आगे बढ़ेंगे सो दैट देयर सेंटर कोइंसाइड्स एंड कैपिटल आर इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो एक बहुत बड़ा कॉइल है, इस बड़े कॉइल का जो रेडियस दे रखा है उस रेडियस की वैल्यू है कैपिटल आर। हमने क्या किया, इसके सेंटर पर एक दूसरा सर्कुलर कॉइल रखा। ये जो दूसरा सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस है स्मॉल आर के बराबर, और ये जो कैपिटल आर है ना वो बहुत ज्यादा है स्मॉल आर के कंपेयर में। और ये जो कैपिटल आर वाला जो कॉइल है इसके अंदर से फ्लो करने वाला करंट बदल रहा है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे उसके अंदर से आने वाला करंट आई के बराबर था। ओके, दोनों एक ही प्लेन के अंदर है और सेंटर्स दोनों के एक दूसरे के साथ में है। इफ बोथ द कॉइल्स आर कोप्लेनर देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमको उनके म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू मालूम करना है। ओके, आउटर कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। आउटर कॉइल में से बहने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके पूरे अंदर वाले एरिया के ऊपर इंड्यूस होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय आर, बराबर म्यू नॉट आई डिवाइड बाय आर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर के ऊपर बनेगी। लेकिन बात यह है कि जो छोटा सा कॉइल है इसका डिस्टेंस या इसका रेडियस बहुत कम है, इस वजह से इसके पूरे एरिया पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से वहां पर फ्लक्स भी आएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी टाइम्स ऑफ ए। उस पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय कैपिटल आर, और छोटे से कॉइल का जो एरिया है उसको लिखा जा सकता है पाई इंटू आर स्क्वायर। और ये करंट के बदलने की वजह से फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स के बदलने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस हो सकती है, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और हम म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ आई, म्यूचुअल इंडक्शन इंटू करंट। यहाँ से पता चला कि अगर हम फाई की जगह पर लिख ले, फाई की जगह पर क्या लिख ले, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पहले से ही क्या है, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन है और म्यूचुअल इंडक्शन के साथ करंट भी है। ओके, कुछ कैंसिल हो सकता है, ये करंट और यहाँ का करंट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बची म्यू नॉट पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। अब जरा चेक कीजिए इसमें से कौन से टर्म वेरिएबल है, कौन से कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यानी हम लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर। बस यही हमारा आंसर है, म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर। चेक कीजिए, हमको यही निकालना था कि म्यूचुअल इंडक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। The motion of a rocket in upward direction with high speed is based on the principle of conservation of। तो अगर हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट पर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रही होती, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन रॉकेट का मास मुसलसल डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियली देखा जाए तो मास की वैल्यू ज्यादा थी, जब मास की वैल्यू ज्यादा थी तो वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना है। और अगर बाद में देखा जाए तो बाद वाला मास कम हो गया, क्योंकि गैसेस बर्न हो गए ना, तो बाद वाली वेलोसिटी बढ़ गई। इस वजह से रॉकेट की वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही होती है, और ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। A satellite of mass m revolving around the earth of radius r has kinetic energy E। तो एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा कि उसका रेडियस r है, उसकी काइनेटिक एनर्जी E के बराबर है। हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इनटू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर। यहाँ से पता चला 2E इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर।
सो 2e डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e बाय m। सो वेलोसिटी का वैल्यू हमको मिला अंडर रूट 2e बाय m। क्वेश्चन में आगे बढ़िए, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, तो हमको उस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है पार्टिकल के लिए, mv इंटू r। ठीक है, सैटेलाइट का मास m, सैटेलाइट की वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की कितनी है, अंडर रूट 2e डिवाइड बाय m, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर स्मॉल r है। ऐसा करते हैं, ये m को अंदर लेकर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आने के बाद m स्क्वायर। यहाँ पहले से ही क्या है, यहाँ पहले से ही 2e बाय m है, उसी तरीके से ये r भी अंदर आकर हो जाएगा इंटू r स्क्वायर। चलो कुछ कैंसिल होगा, यहाँ का एक m यहाँ के एक m को कैंसिल कर देगा और यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर आया m इंटू 2e इंटू आर स्क्वायर। चेक कीजिए, m इंटू 2e इंटू आर स्क्वायर, इसको अरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है 2me इंटू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ब्रैकेट लिख लेता हूँ 2me आर स्क्वायर, और ब्रैकेट का पावर कितना, ब्रैकेट का पावर 1/2, 2me आर स्क्वायर ब्रैकेट पावर 1/2, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। The escape velocity from the surface of Earth of mass capital M and radius r is ve। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं अंडर रूट 2g m डिवाइड बाय r। यहाँ m मतलब मास ऑफ द प्लैनेट जहां से इसके वेलोसिटी निकालना है, और r उस प्लैनेट का रेडियस होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। द escape velocity from the surface of another planet whose mass and radius are 3 times that of Earth will be। तो एक नया प्लैनेट हमको मिला। सो मास ऑफ प्लैनेट कितना है, प्लैनेट का मास 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और प्लैनेट का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, वो भी 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। वहां से हम स्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, तो उस प्लैनेट से आने वाली स्केप वेलोसिटी को v डैश कहेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2g मास ऑफ प्लैनेट यानी mp डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट यानी rp। ठीक है, डेटा लिख लीजिए। तो यहाँ से हमको पता चलेगा 2 इंटू जी एज इट इज, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, प्लैनेट का मास है 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ का 3 यहाँ के 3 को कैंसिल कर लेगा, तो यहाँ से पता चला कि v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2gm बाय r ये बराबर है इसके वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए हमको पता चला कि प्लैनेट के सरफेस से इसके वेलोसिटी उतनी ही होंगी जितनी के अर्थ के सरफेस से है, इसलिए vp इज इक्वल टू ve। ये हमारा आंसर आना चाहिए कि प्लैनेट से भी उतनी ही इसके वेलोसिटी होंगी जितनी अर्थ से होती है। सो ऑप्शन बी करेक्ट। A vector a bar when added to the sum of the vector, a vector a bar when added to the sum of the vector I cap minus 2j cap plus 2k cap and minus 2i cap plus j cap plus k cap minus k cap use a unit vector along y axis। तो बात ये है कि एक वेक्टर है, वेक्टर a bar, हमने उसको ऐड किया, यानी a bar प्लस किस में ऐड किया, i cap माइनस 2j cap प्लस 2k cap और माइनस 2i cap प्लस j cap माइनस k cap में, इन दोनों वेक्टर के सब में हमने उसको ऐड किया। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि जो दोनों वेक्टर है उनका समेशन x बार के बराबर है। तो हमको क्या मिला, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो हमको y एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर मिला। y एक्सिस में मिलने वाला यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन j कैप के साथ होगा। ठीक है, हमको मालूम क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a, हमको वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ठीक, चलो तो पहले ऐसा करेंगे, पहले ये x बार को तो मालूम कर लें, x बार कितना होगा। x बार को मालूम करने के लिए इन दोनों वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और दूसरा वेक्टर है प्लस माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। सो i कैप माइनस 2i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और माइनस k कैप। ठीक है, चलो i कैप माइनस 2i कैप कितना, माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप कितना, माइनस j कैप और 2k कैप माइनस k कैप कितना, प्लस वाला k कैप। ये हो जाएगा x बार। लेकिन हमको x बार नहीं चाहिए, हमको a बार चाहिए। ऐसा कंसीडर कीजिए कि जो a बार है ना, वो a बार है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अभी हमको a बार की वैल्यू मालूम नहीं है,
इसलिए इस इक्वेशन के अंदर हम ए बार और एक्स बार की वैल्यू लिख लेते हैं। ए बार की जगह पर क्या लिखूं? ए बार की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस एक्स बार की जगह पर क्या लिखूं? एक्स बार की जगह पर आ जाएगा जो अभी हमने वेक्टर कैलकुलेट किया, कितना? माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमको दे रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसका मतलब 1 जे कैप। ठीक है, ये प्लस से ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो साइन चेंज नहीं होगी, तो इक्वेशन बनेगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। उसके बाद आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ x में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं लिख लेता हूँ 0 आई कैप, और y में कितना है 1 जे कैप, और z में कितना है कुछ भी नहीं है इसलिए आ जाएगा 0 के कैप। चलिए कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करवाइए, तो कितने x आई कैप माइनस आई कैप मतलब कितना x माइनस 1 आई कैप। उसके बाद क्या है y जे कैप माइनस जे कैप, तो क्या इक्वेशन बनेगी y माइनस 1 जे कैप। उसके बाद 2 के कैप और प्लस 2 के कैप, 2 के कैप प्लस 2 के कैप, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप मिलना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए। सो ये हो गया x माइनस 1 आई कैप प्लस y माइनस 1 जे कैप प्लस z प्लस 1 के कैप, तो ये हो जाएगा प्लस, ये 2 नहीं है z है, z प्लस 1 के कैप इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। चलिए अगर ये इक्वल है तो हम इनके कंपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं, यानी जैसे यहाँ x माइनस 1 है वैसे राइट साइड में 0 है, सो x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, y माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1 और z प्लस 1 शुड इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और ये माइनस 1 इस तरफ चला गया तो प्लस 1 और z इज इक्वल टू माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा वेक्टर a बार मिल गया, यानी हम लिख सकते हैं a बार इज इक्वल टू x आई कैप की जगह पर 1 आई कैप, y जे कैप की जगह पर 2 जे कैप और z के कैप की जगह पर माइनस 1 के कैप। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a चाहिए, तो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। आगे बढ़ते रहिए। 1 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 6। चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। द डेंसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ अ मेटल बार इज रो एंड के रिस्पेक्टिवली। तो एक मेटल बार है उसका डेंसिटी रो है और बल्क मॉडुलस के बराबर है। When pressure P is applied from all sides, सभी साइड से प्रेशर अप्लाई किया मतलब बल्क मॉडुलस की जरूरत है, प्रेशर यहाँ चेंज होने वाला है। टू दैट मेटल बार इंक्रीज इन डेंसिटी इज, तो हमको इंक्रीज इन डेंसिटी निकालना है। सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास बाय वॉल्यूम। जब हम इसके ऊपर हर जगह से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या चेंज होगा, तो मास तो चेंज नहीं होगा, अलबत्ता वॉल्यूम चेंज होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी में आने वाला एरर यानी डेल्टा रो बाय रो विल बी इक्वल टू, मास में आने वाला एरर तो 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी। यहाँ माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। वैसे यहाँ माइनस की जरूरत नहीं है, तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा रो बाय रो विल बिकम डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, ये काम की इक्वेशन है, उठाकर रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला सोचते हैं। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी। अगेन यहाँ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर की जगह सिर्फ प्रेशर अपॉन डी वी बाई वी। ओके, ये डी वी बाई वी या डेल्टा वी बाई वी को यहाँ बुला लेंगे, सो ये हो गया डी वी बाई वी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई के। यानी हमको पता चला कि डेल्टा वी बाई वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई के। P के माने प्रेशर और K के माने बल्क मॉडुलस के है। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर डेल्टा V बाई V को इक्वेट कर दे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके हम लिख सकते हैं कि डेल्टा रो डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V की जगह पर क्या लिख लूं P बाई के। हमको मालूम क्या करना है, इंक्रीज यानी चेंज इन डेंसिटी मालूम करना है। सो डेल्टा रो हमको मालूम करना है अपन ये जो डिवाइड वाला रो है इसको हम न्यूमरेटर में लेकर चले जाते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा रो इज इक्वल टू रो इंटू पी डिवाइड बाई के, रो इंटू पी डिवाइड बाई के। ये चेंज इन डेंसिटी का या इंक्रीज इन डेंसिटी का वैल्यू होना चाहिए। चेक कीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रो पी डिवाइड बाई के।
In potentiometer experiment, cell of EMF E1 and E2 are connected in series. E1 is greater than E2. जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका EMF एडिशन में आ जाएगा, यानी E1 प्लस E2 सीरीज में हमने कनेक्ट किया उन दोनों को, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ इज 64 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो बैलेंसिंग लेंथ हम जानते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ के लिए E इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L लिखा जाएगा, तो पोटेंशियोमीटर का K और बैलेंसिंग लेंथ को अभी मैं लिख लेता हूँ L1। जब इनको सीरीज में कनेक्ट किए तो हम लिख लेंगे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, पहले केस में आने वाली बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू है 64 सेंटीमीटर, ठीक है। ये काम की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे उसको। ओके, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। इफ द पोलैरिटी ऑफ E2 इज रिवर्स्ड, अब हमने क्या किया, अरेंजमेंट के अंदर सिर्फ एक चेंज किया कि हमने E2 की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो अब वो हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 32 सेंटीमीटर। तो अब बैलेंसिंग लेंथ जो है ना वो 32 हो गई। हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ यानी L2, इसलिए हमको फॉर्मूला मिलेगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2 की वैल्यू कितनी आई, L2 की वैल्यू आ चुकी है 32 सेंटीमीटर। एक और बार, जो ऊपर की इक्वेशन है इक्वेशन 1, उसके अंदर जो L1 है, L1 बराबर है 64 सेंटीमीटर के, और नीचे की इक्वेशन में L2 की जगह पर हमने लिखा है 32 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। द रेशो ऑफ E1 बाई E2, तो हमको E1 बाई E2 का रेशो मालूम करना है। अभी हमने देखा कि हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। उसी तरीके से E1 माइनस E2 को लिखा जा सकता है K टाइम्स ऑफ L2, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक है तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इक्वेशन बनेगी E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। अगर हम यहाँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मेथड यूज करें तो हम लिख सकते हैं E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, ठीक है। चलो डेटा लिख लो। सो हमको E1 बाई E2 की वैल्यू ही मालूम करना है। L1 की जगह पर कितना आएगा, L1 की जगह पर आएगा 64 सेंटीमीटर, और L2 की जगह पर कितना आएगा 32 सेंटीमीटर। L1 की जगह पर कितना 64 और L2 की जगह पर कितना माइनस वाला 32, ठीक है। सो 32 2 जा 64, इसलिए 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 ये हो गया 6, और 6 प्लस 3 ये हो गया 9, और नीचे बचेगा 32। इसको डिवाइड कर लीजिए, 32 1 जा और 32 3 जा, तो हमारा इक्वेशन आया E1 बाई E2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू 3 बाई 1। ये उन दोनों की EMF का रेशो होना चाहिए, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट, तो हमको किरचॉफ्स लॉ यूज करके पता करना है इस सर्किट में से करंट कितना फ्लो करेगा। अभी मैं कंसीडर करता हूं कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ओके, लूप को नाम दे देंगे। सबसे पहला पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। हम लूप यूज कर रहे हैं लूप ABCDA, ABCDA, ठीक है। अगर हम लूप में A से B जाएं तो कोई एलिमेंट नहीं है, और जब B से C जाएंगे तो B से C के अंदर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वोल्टेज आ जाएगा -10। उसके बाद C से D में कुछ भी नहीं है, और D से A में जाते वक्त सबसे पहले इस रेजिस्टेंस से जाना है, और रेजिस्टेंस में कैसे जाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज आएगा माइनस, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव होता है -IR। उसके बाद बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आने वाला है +200 इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया। -10, ये जो -IR है इसको अगर हम उधर बुला लें तो कितना हो जाएगा, -10 + 200 इज इक्वल टू -IR, इक्वेशन के इस तरफ आकर हो गया प्लस वाला IR। कैलकुलेशन कीजिए, -10 + 200 कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस वाला 190 इज इक्वल टू, करंट हमको मालूम करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। रेजिस्टेंस कितना है 38, यानी हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 190 बाय 38। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 जा 9, मतलब ये आ गया 10, और अगर 19 के टेबल में देखें 19 2 जा 38 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका मतलब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर आ रही है। इस सर्किट में से फ्लो करने वाला करंट 5 एम्पियर होना चाहिए। The moment of inertia of a thin uniform rod about a perpendicular axis passing through one of its end is I। तो पहला केस दिया हुआ है कि एक रॉड है, उस रॉड का मास वगैरह नहीं दिया, हम कंसीडर कर लेंगे कि रॉड का मास कैपिटल M है और रॉड की लेंथ L के बराबर है। ओके, एक्सिस इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है, एक्सिस एंड से, एज से पास कर रहा है।
अगर एज से एक्सिस पास कर रहा हो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उस वक्त फॉर्मूला ml²/3 होता है। उसको उसने कंसीडर किया कि इसको I कंसीडर कर लो, ठीक है, हमने I कंसीडर कर लिया, नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में आगे बढ़िए। नाउ द रॉड इज बेंड इन अ रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर इज I1। अब हमने क्या किया, इसी रॉड को बेंड करके एक रिंग बना ली। रिंग का मास कितना होगा? रिंग का मास भी कैपिटल M होगा, लेकिन सवाल यह है कि रिंग का रेडियस कितना होगा। रिंग का रेडियस कितना होगा ये तो हम नहीं बता सकते, अलबत्ता इतना बता सकते हैं कि जो रिंग का सरकमफेरेंस होगा वो रॉड की लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि रॉड को ही बेंड करके हमने रिंग बनाई है। तो अगर हम रॉड को बेंड करने के बजाय इस रिंग को खोल देंगे तो दोबारा से हमको रॉड मिल जाएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं 2πr बराबर L के है। यहाँ से पता चला कि रेडियस बराबर है L/2π, रेडियस बराबर है L/2π। ये दोनों की इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब बताइए तो सही, एक रिंग जिसका मास M है, जिसका रेडियस L है, जिसका रेडियस R है, उसके डायामीटर से आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सेंटर से कितना होता है? mr²। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करें तो हम लिख सकते हैं कि डायामीटर से आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ डेटा लिख लें तो हमको मास की वैल्यू तो पुरानी है, लेकिन रेडियस की जगह पर हमको लिखना चाहिए, डिवाइड वाला 2 भी एज इट इज है, रेडियस की जगह पर लिखना चाहिए L/2π और L/2π का स्क्वायर। उसने कहा है कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से वो लेना है वो I1 लेना है, तो हम I1 लिख लेंगे। सो I1 इज इक्वल टू ml²/2 एज इट इज। 2π का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4π², और वो 2 के साथ मिलकर हो जाएगा 8 × π², 8 × π²। हमको मालूम क्या करना है? देन द रेशो I/I1 इज, तो हमको I/I1 रेशो पता करना है। सो लिख लेता हूं मैं, I/I1 की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, तो I की जगह पर लिखा जा सकता है ml²/3 डिवाइडेड बाय I1 की जगह पर लिखा जा सकता है ml²/8 × π²। कुछ कैंसिल होगा, ml² खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा है 1/3, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 1/8 × π²। यानी डिनोमिनेटर वाला टर्म उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, तो 8π² न्यूमिनेटर में आ गया और 3 डिनोमिनेटर में आ गया। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये रेशो है I/I1 का, सो आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी 8π² डिवाइड बाय 3। आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी 8π²/3। The excess pressure inside the first soap bubble of radius R1 is 2 times that inside the second soap bubble of radius R2। ओके, तो दो सोप बबल है। पहले सोप बबल का जो रेडियस दिया है वो R1 के बराबर है, और दूसरे सोप बबल का जो रेडियस है उसकी वैल्यू R2 के बराबर है। उसने कहा है कि पहला एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट सोप बबल इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सेकंड सोप बबल। ओके, अगर ये बबल है तो हम एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हैं 4T/R, और पहले केस में ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सेकंड सोप बबल, जो हो जाएगा 4T/R, जो यहाँ के केस में हो जाएगा 4T/R2। ये 40 इस 40 को कैंसिल करेगा, सो हमारे पास वैल्यू मिली 1/R इज इक्वल टू 2 × 1/R2। यहाँ से हम क्रॉस करके लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। अब हमको क्वेश्चन के ऊपर वापस आना है। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल टू दैट ऑफ द सेकेंड बबल इज, तो हमको मालूम क्या करना है? हमको उनके वॉल्यूम का रेशो मालूम करना है। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल टू दैट ऑफ द सेकेंड बबल, तो V1/V2 हमको मालूम करना है। V1 का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3πR1³ और V2 का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3πR2³ बराबर है। 4/3π दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में क्या बचा? इक्वेशन में बचा है R1/R2 का होल क्यूब। वैल्यू लिख लेंगे तो हमको पता चलेगा कि V1/V2 इज इक्वल टू, R1 को तो फिलहाल एज इट इज रखिए, और R2 की जगह पर लिख लीजिए 2 टाइम्स ऑफ R1 और ब्रैकेट का क्यूब। ये R1 इस R1 को खत्म करेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर बचा है 1/2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1 क्यूब तो 1 ही होता है, और नीचे आ जाएगा 2 क्यूब। यहाँ से पता चला कि V1/V2 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब कितना होता है? 8। यही हमारा आंसर है। सो वॉल्यूम का जो रेशो है V1:V2, इसकी वैल्यू आ रही है 1:8। ऑप्शन आ रहा है 1:8, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। The displacement of the particle executing linear SHM is given by x equal to 0.25 sin of 11t plus 0.5 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया है। क्या है इक्वेशन? x इक्वल टू 0.25 साइन ऑफ 11t
प्लस 0.5, 11t प्लस 0.5, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। द पीरियड ऑफ SHM इज, तो हमको टाइम पीरियड ऑफ SHM मालूम करने की कोशिश करना है। ठीक है, पहला काम तो ये है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, जो यहाँ की केस में प्लस फाइव हो जाएगा। कंपेयर करने पर पता चला कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 0.25 और ओमेगा की वैल्यू है 11, ओमेगा की वैल्यू है 11। ठीक है, अगर ओमेगा 11 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। सो 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू 11, यानी टाइम पीरियड बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय 11। ठीक है, और एक बार लिख लेता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 इंटू पाई डिवाइड बाय 11। सो यहाँ के पहले तो 2 बाय 11 को एज इट इज रखेंगे और पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई बराबर होता है 22 बाय 7, क्वेश्चन में भी दे रखा है। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, तो क्या मिला 2 इंटू 2 बाय 7। यहाँ से हमको पता चला कि टाइम पीरियड की वैल्यू है 4 बाय 7। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 बाय 7। सो चेक कीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, 4 बाय 7 सेकेंड्स। According to theoretical study of radiation from a same antenna, okay, same antenna की बात चल रही है, the power radiated is proportional to लैम्बडा, यहाँ वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि पावर रेडिएटेड बाय एंटीना कैन बी रिटन एज P is inversely proportional to 1 by lambda square, P is inversely proportional to lambda square, ये P is proportional to 1 by lambda square। यहाँ से पता चला कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा का पावर -2। ठीक है, लैम्बडा का पावर -2, यानी जब हम पावर की वैल्यू ज्यादा रखना चाहते हैं तो पावर को ज्यादा रखने के लिए हमको वेवलेंथ की वैल्यू कम से कम रखना चाहिए, और वेवलेंथ की वैल्यू कम रखने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम वेवलेंथ होगा और उतना ज्यादा पावर होगा। सो कंक्लूजन ये है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा का पावर -2, और यही उसने क्वेश्चन में पूछा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। A double slit experiment is immersed in water of refractive index 1.33। तो जो पूरा सेटअप था हमने उसको उठा के पानी में डाल दिए। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, जिसे हम 4/3 भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm। दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है, जिसे हम स्मॉल d से लिखते हैं, उसकी वैल्यू दे रखा है 1 mm। 1 mm यानी कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.33 मीटर। कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कितना दे रखा है? 1.33 मीटर के बराबर। ओके, द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम। तो जब ये एयर के अंदर था तब जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट की गई थी, सो लैम्बडा एयर, इसकी वैल्यू है 6300 एंगस्ट्रॉम, यानी 6300 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये उसकी वेवलेंथ होंगी। हमको मालूम करना है कि फ्रिंज विड्थ अब कितना होगा पानी के अंदर। हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, लेकिन हमको फ्रिंज विड्थ वाटर में मालूम करना है, इसलिए वेवलेंथ बदल जाएगी। लैम्बडा डैश वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, कैपिटल D तो नहीं बदलेगा, स्मॉल d भी नहीं बदलेगा। अब सवाल ये है कि वाटर में जाने के बाद वेवलेंथ कितनी होगी, उसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी लैम्बडा डैश। यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा एयर डिवाइड बाय म्यू, लैम्बडा एयर डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, सो लैम्बडा डैश की जगह पर आ जाएगा लैम्बडा एयर डिवाइड बाय म्यू, और यहाँ का कैपिटल D बाय स्मॉल d एज इट इज है, कैपिटल D बाय स्मॉल d एज इट इज है। चलो डेटा लिखो तो लैम्बडा एयर की वैल्यू कितनी है? एयर में वेवलेंथ कितनी है? 6300 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल D का वैल्यू कितना है? कैपिटल D का वैल्यू है 1.33 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना है? 1.33। स्मॉल d का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻3। ये 1.33 और ये 1.33 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में क्या बचा? ऊपर बचा है 6300 इंटू 10⁻⁻10 और डिवाइड में बचा है 10⁻⁻3। ये -3 को कैंसिल कर लेगा तो कितना बचेगा? इक्वेशन में बचेगा 6300 और 10⁻⁻3 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 10⁻⁻7, यानी हम लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 6300 का 63 इंटू 10⁻+2 और यहाँ कितना है 10⁻⁻7। ये दोनों एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे तो इक्वेशन में बचेगा 63 इंटू 10⁻⁻5, यानी लिखा जा सकता है 6.3। डेसिमल एक यूज कर लिया हमने तो ये -5 का हो गया -4 मीटर। ये नई फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होना चाहिए जब हमने पूरे सेटअप को पानी के अंदर डाल दिया। सो आंसर होगा ऑप्शन बी 6.3 इंटू 10⁻⁻4।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट अ फोटो डायोड, इसमें से कौन सा सिंबल फोटो डायोड को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले को देखने पर पता चला कि इसके लास्ट में ये Z जैसा बना हुआ है, मतलब ये कौन सा डायोड है, ये जीनर डायोड है। सेकेंड वाले के अंदर देखा जाए तो लाइट इससे बाहर निकल रही है, मतलब ये लाइट इमिटिंग डायोड है, LED है। थर्ड वाले की तरफ लाइट आ रही है तो ये सोलर सेल और फोटो डायोड दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये फोटो डायोड होना चाहिए। और लास्ट वाले के ऊपर कुछ भी ऐसा अलग मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल PN जंक्शन डायोड है। हमको क्या मालूम करना था, इसमें से कौन सा फोटो डायोड है, तो हमको पता चला कि थर्ड वाला फोटो डायोड है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। The graph between kinetic energy E on the photoelectrons emitted and the frequency of incident radiation is shown correctly in the figure। तो हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो काइनेटिक एनर्जी E और फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल सही अंदाज में बता रहा है। सबसे पहले कंसीडर कर लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 0 ही होना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन के पास कोई एनर्जी ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कैसे कैसे मिल जाएंगी। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होंगी, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होंगी, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एनर्जी मिली ही नहीं, बल्कि इसके आगे भी नहीं मिली, मतलब यहाँ तो 0 है, ये सही हो सकता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, एनर्जी की वैल्यू 0, ये भी सही हो सकता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पर एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू में है, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 तो एनर्जी भी 0 होना चाहिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पर एनर्जी दोबारा पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उसने क्या कहा, हमको और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाना है। मान लो हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करने पर अचानक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। कब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बराबर या ज्यादा नहीं हो जाती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, उस वक्त तक कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। जब ये फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी की वजह से बनने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, तब एनर्जी इमिट होना शुरू होगी। मतलब शुरू में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाओ, कोई इमिशन नहीं होगा, यहाँ तक कि आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचे जहां इमिशन शुरू हुआ, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब ये ग्राफ सही है, शुरू के अंदर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, आपको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेंगी इलेक्ट्रॉन के पास, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होंगे, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, शुरू के अंदर एनर्जी 0 होंगी, जैसे ही फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी बढ़ाएंगे एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी और ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता, शुरू में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमको कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता, उसके बाद मिलने लगता है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ग्राफ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। The refractive index of the medium is mu equal to a plus b by lambda square। लिख लेता हूँ, mu is equal to a plus b by lambda square। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दिया है। Where a and b are constant, a और b यहाँ कांस्टेंट्स है, और lambda is the wavelength of light, lambda wavelength of light है। The dimensions of b are same as that of, तो b के डायमेंशन बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके के होंगे जैसे कि इनमें से कौन है। या ऐसा करते हैं, पहले b के डायमेंशन तो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज में पॉसिबल है, आप चाहकर भी वेलोसिटी और मास को ऐड नहीं कर सकते। यानी जब दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है। यहाँ से पता चला कि जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बी बाय लैम्बडा स्क्वायर का होगा, और वेलोसिटी को ऐड करने पर वेलोसिटी ही मिलती है, फोर्स और एक्सेलरेशन नहीं मिलता। यानी जिन दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनका आंसर भी उन्हीं जैसी क्वांटिटी आती है। इसका मतलब जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बी बाय लैम्बडा स्क्वायर का होगा, और वही डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। इसे हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ लैम्बडा का स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ते रहिए, डायमेंशन ऑफ बी एज इट इज, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशन होता है L1 और ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशो है, कोई डायमेंशन नहीं बनता, इसलिए डायमेंशन बनेगा M0 L0 और साथ में T0। और एक मर्तबा लिख लेता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ B अपॉन L का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L का पावर 1 था, स्क्वायर होने पर L का पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू M0 L0 और T0। ये L2 एज इट इज ऊपर चला गया तो बना डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू L2 इंटू M0 L0 और T0।
अगर ये दोनों को हम सॉल्व करें तो हमको फाइनल डायमेंशन मिल जाएगा बी का m0, l2 और t0, ये होगा डायमेंशन ऑफ बी। जरा चेक कीजिए ये डायमेंशन किसके जैसे हैं, m0, l2, t0, क्या ये वॉल्यूम जैसे हैं? वॉल्यूम का डायमेंशन होता है l3, यहाँ पर l2 है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। क्या ये डायमेंशन वेवलेंथ के जैसा है? वेवलेंथ का डायमेंशन l1 होता है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर l2 है, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। क्या ये डायमेंशन एरिया का है? एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन होता है m0, एरिया का डायमेंशन होता है m0, l2 और t0, बिल्कुल ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये डायमेंशन एरिया के डायमेंशन से मैच करता है। सो डायमेंशन ऑफ एरिया बराबर हो गया डायमेंशन ऑफ बी, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी को हम टिक करके आएंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है वेलोसिटी, लेकिन हम जानते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0, l1 और t-1, ये डायमेंशन मैच नहीं कर रहा तो वेलोसिटी भी इनकरेक्ट होगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर, दो फोर्सेस हैं, मान लेते हैं पहली फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और कितना है, R के बराबर है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज R/2, तो उनके मैग्नीट्यूड, उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होगा F1 बार प्लस F2 बार, ये हुआ रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसने कहा है कि उसकी वैल्यू R/2 के बराबर है। ठीक है, तो हमको मालूम करना है कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। कंसीडर कीजिए कि उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, बिटवीन F1 बार एंड F2 बार। चलो, अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उसने कहा है वो बराबर है R/2 के, तो यहाँ लिख लेता हूँ R/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी F1 कितना है R, इसलिए R स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 की जगह पर R, F2 की जगह पर R और आ जाएगा cos ऑफ थीटा। ये थीटा हमको मालूम करना है। इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करने पर पता चलेगा R स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कितने R स्क्वायर, 2R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R इंटू R स्क्वायर और साथ में आ गया cos ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ का R स्क्वायर बाय 4 तो एज इट इज है, यहाँ से हम R स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। R स्क्वायर कॉमन निकालने पर इक्वेशन में बचेगा 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बराबर, ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर को कैंसिल करेगा। इक्वेशन बनी 1/4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। हमको सिर्फ कॉस ऑफ थीटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए ये 1/4 को एज इट इज रखते हैं, प्लस 2 को इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा बराबर। चलो 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा, और 1 माइनस 8 कितना होता है -7/4 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से पता चला कि कॉस ऑफ थीटा बराबर, ये 2 को डिनोमिनेटर में ला लेंगे तो -7 तो एज इट इज होगा और 4 2 हो जाएगा 8, और एक बार लिखता हूँ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -7/8, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -7/8। ये हमारा आंसर होना चाहिए कि हमारा जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -7/8, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कॉस इनवर्स ऑफ -7/8। If the number of turns in the coil of galvanometer are decreased, then resistance of the galvanometer, तो सिंपल सी बात है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करेंगे इसका मतलब वायर की लेंथ डिक्रीज करने वाले हैं, और लेंथ को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेंथ डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का डिक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट। टू स्टोन्स ऑफ मासेस m एंड 3m, तो दो स्टोन है, पहले का जो मास है वो बराबर है m के और दूसरे का जो मास है वो बराबर है 3m के। ओके, आर वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये दोनों भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये दोनों भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, द हेवियर वन इन रेडियस r/3, तो जो ज्यादा हेवी है जिसका मास m2 है उसका जो रेडियस है जिसे हम r2 कहेंगे वो रेडियस है r/3, एंड लाइटर वन इन रेडियस स्मॉल r, और जो जिसका मास कम है यानी जिसका मास m है जिसको हमने m1 कहा
उसका जो रेडियस है वो स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द हेवियर स्टोन। मतलब हल्के वाले का, लाइटर वाले की टेंजेंशियल स्पीड यानी v1 कितनी है, n टाइम्स ऑफ टेंजेंशियल स्पीड ऑफ हेवियर वन, यानी v1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ v2 व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत अहम है, दोनों ने सेम सेंट्रीपिटल फोर्स महसूस की, यानी F1 बराबर है F2। बताइए तो सही, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहां से पता चलेगा कि F1 को लिखा जा सकता है m1 v1² अपॉन r1। उसी तरीके से F2 को लिखा जा सकता है F2 इज इक्वल टू m2 v2² डिवाइड बाय r2। ये वैल्यूज उठाकर ऊपर रख लीजिए। F1 की जगह पर हम लिख सकते हैं m1 v1² डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू, F2 की जगह पर लिख सकते हैं m2 v2² डिवाइड बाय r2। चलो वैल्यूज लिख लो उसमें। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू है स्मॉल m, और v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू है n टाइम्स ऑफ v2 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय r1 की वैल्यू कितनी है? r1 की वैल्यू स्मॉल r के बराबर शुड बी इक्वल टू, m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू है 3m और यहाँ का v2² एज इट इज, और r2 की वैल्यू कितनी है? r2 की वैल्यू है r/3। आगे बढ़ते रहिए, यहाँ का m एज इट इज, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर करने पर ये दोनों टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। सो n² इंटू v2² डिवाइड बाय स्मॉल r इज इक्वल टू, यहाँ का 3 एज इट इज और m इंटू v2² डिवाइड बाय r एज इट इज, और ये डिनोमिनेटर वाला 3 ऊपर आकर न्यूमरेटर में हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ से, ये m और ये m खत्म, r और r खत्म, v2² और v2² खत्म। इक्वेशन में क्या बचा? इक्वेशन में बचा है n² इज इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी n इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएंगी 3 के बराबर। यही हमको मालूम करना था। सो n शुड बी इक्वल टू 3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स f। दूसरी बात जो नोट करने के काबिल है वो है कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और फोर्स को लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से पता चला कि एक्सेलरेशन बराबर है F/m, एक्सेलरेशन बराबर है F/m फॉर टाइम t टाइम तक ये फोर्स लगती रही। द काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t इज, तो हमको मालूम करना है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी t टाइम के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। देखिए टाइम के साथ मास तो नहीं बदलेगा, लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी बदलेगी, इसलिए वेलोसिटी हमको t टाइम वाली लेना पड़ेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी लेना पड़ेगा। उस वजह से हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहती है? क्योंकि एक्सेलरेशन भैया कांस्टेंट है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किए जा सकते हैं। इक्वेशन कहती है v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी हमको मालूम करना है, इनिशियल 0 है, और एक्सेलरेशन की जगह पर आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया F/m, और यहाँ पर टाइम भी एज इट इज है। यहाँ से पता चला कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होंगी Ft डिवाइड बाय m। इसको उठाकर ऊपर रख लीजिए। सो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी एज इट इज, 1/2 एज इट इज, और m भी एज इट इज, और वेलोसिटी का स्क्वायर है, और वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा Ft डिवाइड बाय m, और यहाँ ब्रैकेट स्क्वायर। आगे बढ़ते रहिए, 1/2 एज इट इज, m एज इट इज, ये हो गया F² इंटू t² डिवाइडेड बाय m²। ठीक है, यहाँ का एक m और यहाँ का एक m खत्म हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 1/2 F² t² डिवाइडेड बाय m। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बनना चाहिए, हाफ F² t² डिवाइड बाय m। ये नीचे कीजिए, F² t² बाय 2m हमारा आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, F² t² बाय 2m। A network of 4 capacitors is connected to a battery as shown। ओके, तो 4 अलग अलग कैपेसिटर्स है, C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। ये 4 कैपेसिटर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, जिस बैटरी का पोटेंशियल V के बराबर है। फिगर में ये चीज दी हुई है। द रेशो ऑफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर C2 एंड C4 इज, तो हमको मालूम करना है कि C2 और C4 पे आने वाले चार्जेस का रेशो क्या होगा। मान लेते हैं कि कैपेसिटर C2 पे आने वाला चार्ज Q2 है, सो डिवाइडेड बाय कैपेसिटर 4 पर आने वाला चार्ज Q4 है। इन दोनों का रेशो हमको मालूम करना है। उसी के साथ साथ हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस को लिखा जा सकता है C इज इक्वल टू Q बाई V। यहाँ से पता चला कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q इज इक्वल टू C इंटू V, यानी हम Q2 को लिख सकते हैं, Q2 कैन बी रिटन एज C2V2, और Q4 को लिखा जा सकता है C4 इंटू V4। डेटा आगे बढ़ाएंगे। C2 मतलब क्या? C2 की वैल्यू जैसा डायग्राम में दी है 2 इंटू C इंटू V2, ये हमको मालूम नहीं है।
और C4 की वैल्यू कितनी है, C4 की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ C और V4। अब जरा V4 के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ये जो कैपेसिटर 4 है ये और कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या में आएगा, ये सीरीज में आने वाला है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनने वाला है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये तीनों की जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर आ जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस CS के बराबर होंगी। और ये दोनों कैपेसिटर मतलब कौन कौन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और C4, ये दोनों पैरेलल में होंगे बैटरी के साथ और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यानी बात का मतलब ये है कि कैपेसिटर 4 के ऊपर उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना कि बैटरी का पोटेंशियल है, और इन तीनों का C3, C2 और C1 के इक्विवेलेंट पर भी उतना ही कैपेसिटेंस आएगा, उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना कि बैटरी का पोटेंशियल है। ठीक है, इतना क्लियर। इसलिए मैं C4 की जगह पर V लिख सकता हूं। अब बड़ा प्रॉब्लम यह है कि V2 कैसे मालूम करें। अब V2 मालूम करने के लिए हम जानते हैं, अगर हम यहाँ से C इज इक्वल टू Q बाई V से V का फॉर्मूला निकालें तो V कैन बी रिटर्न एज V इज इक्वल टू Q बाई C, यानी V2 कैन बी रिटर्न एज V2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय C2। हमको इस कैपेसिटर पर आने वाला चार्ज तो नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और कैपेसिटर C3 सीरीज में है और सीरीज में उनके ऊपर चार्ज सेम आएगा और उनके ऊपर आने वाला पोटेंशियल भी हमको मालूम है। इसलिए हम वहाँ का कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंस और पोटेंशियल का वैल्यू यूज करके हर एक पे आने वाला चार्ज निकाल लेंगे। और जैसे ही हमको Q2 की वैल्यू मालूम हो जाएंगी, C2 तो ऑलरेडी मालूम है, हमको V2 मालूम हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी पहले शुरू तो हम इन तीन कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं। कौन से C1 जिसका वैल्यू C के बराबर है, C2 जिसका वैल्यू 2C के बराबर है और C3 जिसका वैल्यू 3C के बराबर है। इनका इक्विवेलेंट 1/CS बराबर हो जाएगा फॉर्मूले के थ्रू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। डेटा लिख लीजिए इसके अंदर। 1/C1 की जगह पर आ जाएगा 1/C और 1/C2 की जगह पर आ जाएगा 1/2C और 1/C3 की जगह पर आ जाएगा 1/3C। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम 1/C कॉमन निकाल दे तो इक्वेशन में बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो इक्वेशन बन जाएंगी 1/C 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 प्लस 1/3। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 3 3 9, 9 प्लस 2 11/6 हमारा आंसर आ रहा है। सो आंसर आ रहा है 11/6 टाइम्स ऑफ C, ये है 1/CS। यहाँ से पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट यानी CS बराबर हो जाएगा 6C डिवाइडेड बाय 11। ये काम की चीजें उठाकर रखिए। ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मालूम चल गया और वहां आने वाला पोटेंशियल भी हमको मालूम हो गया, कितना है V के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आने वाला चार्ज मालूम कर लेंगे और ये तीनों सीरीज में है, इसका मतलब जो भी चार्ज इक्विवेलेंट होगा वही उन तीनों के ऊपर भी जाएगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाय V फॉर्मूला हो जाएगा। यानी Q इक्विवेलेंट कैन बी रिटर्न एज C इक्विवेलेंट कितना आया सीरीज कॉम्बिनेशन का 6C/11, 6C/11 इनटू ये तो हो गया चार्ज की वैल्यू C और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज की वैल्यू V के बराबर है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इतना ही कैपेसिटेंस हर इंडिविजुअल कैपेसिटर पर जाएगा। इसका मतलब Q2 का वैल्यू भी 6C/11 इंटू V ही होने वाला है। लेकिन हमको Q2 की जरूरत क्यों थी, इसलिए थी ताकि हम यहाँ का पोटेंशियल मालूम कर सके। हम जानते हैं V2 कैन बी रिटर्न एज V2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय C2। डेटा लिख लीजिए। अभी हमने Q2 की वैल्यू मालूम की। Q2 की वैल्यू कितनी आई, Q2 की वैल्यू है 6C इंटू V डिवाइडेड बाय 11 और C2 की वैल्यू क्वेश्चन में देखकर लिख लेंगे, वो है 2C के बराबर। ये C इस C को कैंसिल करेगा, 2 1 जा 2 3 जा, इसका मतलब V2 विल बिकम 3V/11, 3V/11 करेक्ट। चलिए अब ये इक्वेशन के ऊपर वापस आते हैं। हम लोग मालूम करना चाहते हैं Q2/Q4। अगर हम यहाँ से दोनों का C कैंसिल कर ले तो इक्वेशन में क्या बचा, ऊपर बचा है 2 टाइम्स ऑफ V2 और नीचे बचा है 4 टाइम्स ऑफ V। 2 1 जा 2 2 जा, इक्वेशन क्या बची, इक्वेशन बची है V2/2 टाइम्स ऑफ V। अब हम क्या करेंगे, V2 की वैल्यू लिख लेंगे। V2 की जगह पर V2 की वैल्यू कितनी है 3V/11 और यहाँ पहले से ही डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है 1/2V, 1/2V। ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, यानी आंसर आएगा 3/11 2 जा 22। तो हमारा आंसर आना चाहिए दोनों के ऊपर आने वाले चार्ज का रेशो। सो Q2/Q4 इज इक्वल टू 3/22। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए।
Let the RMS velocity of molecule of a given mass of gas is C1 at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो बात ये चल रही है कि RMS velocity जिसको हम V कहते हैं, RMS velocity पहले केस में C1 के बराबर है जब टेम्परेचर कितना है, T1 लिख लेता हूँ, जब टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगा, केल्विन में कन्वर्ट करो। सो 27 प्लस 273 ये हो गया केल्विन स्केल में, यानी टेम्परेचर की वैल्यू आ चुकी है 300 केल्विन। ये पहला टेम्परेचर है। ओके, गैस का जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तब उसकी आरएमएस वेलोसिटी C1 के बराबर थी। When the temperature is increased to 327 डिग्री सेल्सियस, अब हमने क्या किया, अब हमने उसके टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा दिया, 327 कर दिया। द आरएमएस वेलोसिटी इज C2, तब उसकी आरएमएस वेलोसिटी C2 के बराबर है। तो बाद वाला टेम्परेचर यानी T2 कितना होगा, T2 की वैल्यू दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस। अगेन हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 327 प्लस 273 अगर हम कर ले तो ये वैल्यू आ जाएंगी कितनी, 7 प्लस 3 10 का 01, 718 8 2 10 का 01 और ये आ गया 600 केल्विन। ये बाद वाला टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर T2 हो गया तब उसकी आरएमएस वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, उसकी आरएमएस वेलोसिटी C2 के बराबर हो चुकी है। हमको मालूम करना है देन द रेशो C2/C1 इज, तो हमको C2/C1 का रेशो मालूम करना है। सबसे पहले बताइए आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √γ-RT डिवाइडेड बाय m। लेकिन यहाँ गैस नहीं बदली, इस वजह से मोलार मास कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। इस वजह से वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ टेम्परेचर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि V2/V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब V2/V1 आ जाएगा T2/T1। और जैसे क्वेश्चन में डेटा दिया है V2 की जगह पर आ जाएगा C2 और V1 की जगह पर आ जाएगा C1 और टेम्परेचर की वैल्यूज भी दी हुई है। T1 कितना है, सॉरी T2 कितना है, T2 न्यूमरेटर में वो है 600 केल्विन और T1 की वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू है 300 केल्विन। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे 301 जा 302 जा, यानी C2/C1 कम्स आउट टू बी √2। ये हमारा आंसर होना चाहिए कि दोनों की आरएमएस वेलोसिटी का रेशो √2 होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट। The magnetic field due to a short bar magnet at an axial point at a distance r from its center is B। ओके, तो हम एक मैग्नेट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m के बराबर है और ये मैग्नेट का सेंटर है। यहाँ से कुछ r डिस्टेंस के ऊपर, स्मॉल r डिस्टेंस जो कि इसके एक्सिस के ऊपर है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की एक्सियल पॉइंट पे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है। यहाँ पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू B दिया हुआ है। ये एक्सियल पॉइंट है जो सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर है। हम जानते हैं कि एक्सिस के ऊपर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। एक्सिस के ऊपर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है 2μ0/4πm/r3, है ना। m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, सो m/r3। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसलिए B का वैल्यू हो जाएगा 2μ0/4πm/r3 क्योंकि एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन में आगे बढ़िए। इफ दिस एक्सिस इज मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन द मैग्नेटिक फील्ड B विल बी। अगर हमने क्या किया, इस लाइन को मूव किया एक सर्कल के ऊपर, ऐसा कि ये कहाँ आ गया, ये आ गया अब मैग्नेट के इक्वेटर के ऊपर। अगर सर्कुलर हमने इसको मूव किया है तो अभी भी ये जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r के बराबर ही होगा। अब ये नया पॉइंट हमको मिला, पॉइंट Q। यहाँ पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम करना है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एट Q मालूम करना चाहें तो हमको इक्वेटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्वेटर के ऊपर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4πm/r3, μ0/4πm/r3। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि μ0/4πm/r3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमको जो वैल्यू मिलेंगी वो B के बराबर होंगी और B के फॉर्म में ही आंसर लाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ये जो इक्वेशन है 2μ0m/4πr3, इसकी वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है और अभी हमने भी लिखा है वो B के बराबर है। इसलिए लिखा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय 2। यही चीज हमको मालूम करना था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ हो गई। ऑप्शन के ऊपर फोकस करते हैं। नॉट चेंज, क्या वो चेंज नहीं हो रही, नहीं गलत है, चेंज हो रही है। गो ऑन डिक्रीजिंग, क्या वो डिक्रीज हो रही है, पहले कितनी थी, पहले B के बराबर थी और अब कितनी है, अब B/2 के बराबर है। इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी गो ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, वो इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
Two coherent sources of intensities I1 and I2 produces an interference pattern on the screen। तो दो coherent sources हैं, पहले वाले की इंटेंसिटी I1 के बराबर है और दूसरे वाले की इंटेंसिटी I2 के बराबर है। अगर हम इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ना चाहें तो हम जानते हैं इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसलिए I1 की जगह पर आ जाएगा A1 स्क्वायर और I2 की जगह पर आ जाएगा A2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए A1 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। A1 आ जाएगा √I1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी √I2। ठीक है, इतना समझा, आगे बढ़ेंगे। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो हमको मालूम करना है कि इस इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जानते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा। अगर हम यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हो तब हमको एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम चाहिए, है ना। ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी 1 हो जाएंगी, इसलिए आर मैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा आर मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट कितना A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की जगह पर 1 आने पर यह हो गया 2A1 A2। और हम जानते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर की। यहाँ का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, यहाँ से पता चला कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो आई है वो बराबर है A1 प्लस A2। लेकिन हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसलिए अगर हमने मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लिया तो हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएंगी। ठीक है ना, चलिए, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी करने के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी हमको इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 है इसलिए वो हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं A1 कैन बी रिटन एज अंडर रूट I1 और A2 कैन बी रिप्लेस्ड एज अंडर रूट I2। सो हमारा फाइनल आंसर होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए।